आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विज़न की जो मंथली करंट अफेयर सीरीज़ चल रही थी मई वाली, उसकी ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, मैं एक बार लास्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ क्या कुछ हो चुका है और क्या रह गया है। देखो 9 टॉपिक तो सब कुछ हो गया था। अब जो हमारा बच रहा था इसके अंदर वो था साइंस एंड टेक बच रहा था, हमारा कल्चर बच रहा था और एथिक्स बच रहा था। ठीक है, अब ये बच रहे थे। आई थिंक ये नहीं जी, तो ये इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। रही बात जो न्यूज़ इन शॉर्ट की होती है, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया हुआ है, जब आपका प्रीलिम्स होगा अक्टूबर वाला होगा या फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा, उससे एक महीना पहले जनवरी 2020 से लेकर उसके आगे तक की विजन के सारे फैक्ट फॉर विजन के सारे शॉर्ट इन न्यूज़ और इनसाइट के सारे फैक्ट फॉर प्रीलिम्स हर मंथ के हिसाब से पूरी की पूरी सीरीज़ एक ही बारी में अपलोड कर दूंगा मैं। तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए हो जाएगी वो। एंड इसी के अंदर जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाला सेक्शन होगा ना, वो भी इसी के अंदर अपलोड कर दूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स अलग अलग दो दो तीन तीन याद करने से अच्छा है एक ही बार सारी की सारी देख लोगे, आपको बहुत ढंग से याद हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग कल्चर की बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे और साइंस एंड टेक के बारे में बात करेंगे। फिर ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉकिंग अबाउट साइंस एंड टेक, 7.1 इज ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स। देखो ब्लॉकचेन वर्ड से ना सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। ठीक है, बिटकॉइन के ऊपर जाना चाहिए। एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप कुछ ट्रांजैक्शन भी करते हो, आप डेटा ट्रांसफ़र भी करते हो, एंड मैनी फर्दर टेक्नोलॉजिकल डिजिटल थिंग्स हैपन थ्रू दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसी सबको ध्यान में रखते हुए कि कल को फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का सेंट्रलाइजेशन ना हो जाए। ठीक है, सारी की सारी पावर या तो किसी कंट्री के पास है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, किसी आर्टिफिशियल नो आइडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास चली जाए। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो जो उसको रूल करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा क्रिप्टिक है, एनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है एंड वर्ल्ड वाइड इसका एक्सेस जो बढ़ता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल लॉन्च किया था। उसके कुछ प्रेसाइडियो प्रिंसिपल थे। बेसिकली ये लोग क्या करने वाले, बिल ऑफ राइट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए कुछ राइट्स होने चाहिए सबके। जैसे एक तो होते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, आपका कुछ हक होता है, तो उसी तरीके से ब्लॉकचेन को यूज़ करने के राइट्स होंगे। अगर इसका कुछ वायलेशन करेगा तो उसके साथ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, या फिर किस किस को क्या क्या प्रिविलेजेस मिलने चाहिए इसके रिगार्डिंग। ठीक है, कौन सी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसको हैंडल करे अपने आप में। ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के लिए कुछ बिल्स वगैरह प्रेजेंट किए गए हैं। तो इन बिल्स को प्रेजेंट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं इसी वीडियो के अंदर एक दूसरी वीडियो ऐड कर रहा हूँ। आप ये देख के आप ये समझ जाओगे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है अपने आप के अंदर ऐसे। ठीक है, पहले एक बार पढ़ देता हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सीरीज ऑफ डेटा होता है जो आपस में लिंक्ड होता है। एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन इज लिंक्ड टू द चेन। किसको यूज़ करके प्रिंसिपल्स होते हैं क्रिप्टोग्राफी के, यानी कि एक के ऊपर एक लेयर्स के ऊपर लेयर क्रिप्टेड होते हैं। यहाँ पर कोडिंग हुई होती है आपस के अंदर, जो ब्लॉक्स बनाते हैं, तो ब्लॉक्स की चेन बन जाती है एक। ठीक है, और उस ब्लॉक्स की चेन के अंदर क्या होता है, ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, और इनके सबके एक यूनिक आइडेंटिफायर कोड्स होते हैं जिनको हम हैशेस बोलते हैं। ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं उनको प्रीवियस के साथ और सब्सिक्वेंट के साथ, यानी कि पिछले वाले के साथ और आगे वाले के साथ। इस पूरे कनेक्शन के दौरान एक ब्लैक ब्लॉकचेन बन जाता है जो कि कॉन्टिन्यूस लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है। अभी आप वो वीडियो देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। Blockchains are incredibly popular nowadays. But what is a blockchain? How do they work? What problems do they solve? And how can they be used? Like the name indicates, a blockchain is a chain of blocks that contains information. This technique was originally described in 1991 by a group of researchers and was originally intended to timestamp digital documents so that it's not possible to backdate them or to tamper with them, almost like a notary. However, it went by mostly unused until it was adapted by Satoshi Nakamoto in 2009 to create the digital cryptocurrency Bitcoin. Now, a blockchain is a distributed ledger that is completely open to anyone. They have an interesting property. Once some data has been recorded inside a blockchain, it becomes very difficult to change it. So how does that work? Well, let's take a closer look at a block. Each block contains some data, the hash of the block, and the hash of the previous block. The data that is stored inside a block depends on the type of blockchain. The Bitcoin blockchain, for example, stores the details about a transaction in here, such as the sender, receiver, and the amount of coins. A block also has a hash. You can compare a hash to a fingerprint. It identifies a block and all of its contents, and it's always unique, just as a fingerprint. Once a block is created, its hash is being calculated.
changing something inside the block will cause the hash to change. So in other words, hashes are very useful when you want to detect changes to blocks. If the fingerprint of a block changes, it no longer is the same block. The third element inside each block is the hash of the previous block. And this effectively creates a chain of blocks, and it's this technique that makes a blockchain so secure. Let's take an example. Here we have a chain of 3 blocks. As you can see, each block has a hash and the hash of the previous block. So block number 3 points to block number 2, and number 2 points to number 1. Now the first block is a bit special. It cannot point to previous blocks because, well, it's the first one. We call this block the genesis block. Now let's say that you tamper with the second block. This causes the hash of the block to change as well. In turn, that will make block 3 and all following blocks invalid because they no longer store a valid hash of the previous block. So changing a single block will make all following blocks invalid. But using hashes is not enough to prevent tampering. Computers these days are very fast and can calculate hundreds of thousands of hashes per second. You could effectively tamper with a block and recalculate all the hashes of other blocks to make your blockchain valid again. So to mitigate this, blockchains have something that is called proof of work. It's a mechanism that slows down the creation of new blocks. In Bitcoin's case, it takes about 10 minutes to calculate the required proof of work and add a new block to the chain. This mechanism makes it very hard to tamper with the blocks because if you tamper with one block, you'll need to recalculate the proof of work for all the following blocks. So the security of a blockchain comes from its creative use of hashing and the proof of work mechanism. But there is one more way that blockchains secure themselves, and that is by being distributed. Instead of using a central entity to manage the chain, blockchains use a peer-to-peer network and everyone is allowed to join. When someone joins this network, he gets a full copy of the blockchain. The node can use this to verify that everything is still in order. Now, let's see what happens when someone creates a new block. That block is sent to everyone on the network. Each node then verifies the block to make sure that it hasn't been tampered with. And if everything checks out, each node adds this block to their own blockchain. All the nodes in this network create consensus. They agree about what blocks are valid and which aren't. Blocks that are tampered with will be rejected by other nodes in the network. So to successfully tamper with a blockchain, you'll need to tamper with all the blocks on the chain, redo the proof of work for each block, and take control of more than 50% of the peer-to-peer network. Only then will your tampered block become accepted by everyone else. So this is almost impossible to do. Blockchains are also constantly evolving. One of the most recent developments is the creation of smart contracts. These contracts are simple programs that are stored on the blockchain and can be used to automatically exchange coins based on certain conditions. More on smart contracts in a later video. The creation of blockchain technology piqued a lot of people's interest. Soon others realized that this technology could be used for other things, like storing medical records, creating a digital notary, or even collecting taxes. So now you know what a blockchain is, how it works on a basic level, and what problems it solves. Want to learn how you can implement a simple blockchain in JavaScript? Then check out this video here. And as always, thank you very much for watching. आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्पेशली। तो राइट साइड के अंदर हमारे कुछ ये बॉक्सेस बने हुए हैं, कुछ इन्फोग्राफिक्स हैं। इन सब के अंदर वो राइट्स के बारे में बता रखा है, एजेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अबाउट ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स। इसका एम है एक ग्लोबल बेसलाइन को सेटअप करना डेवलपर्स, कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट्स के लिए जो ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं। ये हेल्प करेगा क्रिएट करने में फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर
डिसेंट्रलाइज फ्यूचर का मतलब क्या होगा, सारी की सारी जो पावर होगी वो किसी एक के पास नहीं होगी, वो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, जिसके कारण हम इस टेक्नोलॉजी को जो पोटेंशियल है उसे अनलॉक कर सकते हैं, जो मल्टीपल सेक्टर्स को बहुत मैसिव वे में ट्रांसफॉर्म करने में हेल्पफुल होगा। इसमें 16 प्रिंसिपल्स हैं जिनका एम है वो प्रोटेक्ट करते हैं यूज़र्स को और जो टेक्नोलॉजी की वैल्यू है उसको प्रिजर्व करते हैं ताकि सबको बेनिफिट मिल सकता है। 16 प्रिंसिपल्स को 4 कैटेगरीज में सेट किया गया है। एक बार अब इन सारे प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, सिस्टम के बारे में जानने का हक। अ पार्टिसिपेंट शुड हैव द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दैट वुड एनेबल देम टू फर्स्ट दे कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस सर्विस इज़ ऑपरेटेड, ठीक है, इंक्लूडिंग जो पोटेंशियल रिस्क होते हैं सर्विस के बारे में उनको वो भी पता चलेंगे, किस तरह का सोर्स कोड अवेलेबल है, क्या किस तरह के रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं, किसके ऊपर ये बेस्ड है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ अ सर्विस यूज़ ऑफ अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सर्विस के यूज़ के क्या क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सिस्टम की परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करना, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या कुछ हैं और सर्विस डिलीवरीज़ के रिगार्डिंग क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के सिस्टम के अंदर, उन सबको अंडरस्टैंड करना। नाउ वी हैव एजेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, दिस इज़ द राइट टू पार्टिसिपेंट्स टू ओन एंड मैनेज देयर डेटा। A participant should be able to, they can create, manage or independently store their own cryptographic keys. That means nobody is obliged to follow any one particular key to manage their data. They have a right to port the data between interoperable systems or the part of a system. इसी के साथ साथ they can also revoke the consent for future data collection system. See, you do not need to remember all these rights. Basically आपको 4 टाइटल पता होने चाहिए and that will be all. ठीक है, आपको एक एक राइट को याद करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने याद कर लिया अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, दैट विल बी ऑल। मैं एक बार आपको बस रीड करके दिखा रहा हूँ कि किस टाइप की वो चीज़ें होने वाली हैं। एनीवे ये टॉपिक जो है ये मेन स्पेसिफिक ना होकर प्रीलिम स्पेसिफिक ज़्यादा रहेगा। So they will also have the access to information sufficient to facilitate the system interoperability. अब बात करते हैं privacy and security के बारे में। अब participant should be able to, they need कि उनको assess कर सकें अगर उनका जो डेटा है वो रिस्क के ऊपर है, ठीक है, through some appropriate disclosure procedures, ऐसा कुछ प्रोसीजर सेटअप करना चाहिए डिस्क्लोजर करने के लिए, which may include but are not limited to an examination of audit results, certifications or source code. Participants can have their data protected in accordance with internationally recognized technical security standards. The limited data collection to that which is necessary and data used to the purpose for which it was provided. बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, इतना कुछ टफ इसमें है नहीं, समझने लायक डायरेक्ट लाइन में लिखा हुआ है जो भी कुछ है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, बस रीड कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझने वाली बातें करेंगे। आई थिंक मुझे इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए, देयर इज़ नथिंग मोर आउट। हाँ, आई थिंक दिस मच इज़ ओके, सिर्फ रीड करने का है इसमें, देयर इज़ नथिंग टू रिमेंबर एट ऑल। नाउ वी टॉक अबाउट कि इस तरह के प्रिंसिपल्स की नीड क्या हो सकती है कि नाउ दिस नीड पार्ट इज़ इंपॉर्टेंट। अब नीड वाला आप सिर्फ इसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास कोई और भी क्वेश्चन आता है वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। रिस्क टू यूजर्स, blockchain's properties as a foundational technology make the considerations on data protection particularly important. Given the harm and follow-on effects that can come from potential breaches, it is very important that the users they are made well aware about the potential breaches. किस तरह के potential breach उनके सिस्टम के अंदर हो सकते हैं, उनके प्रोसेसेस जो हो सकते हैं वो बिल्कुल वल्नरेबल हो सकते हैं। सो इस तरह की फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में इस तरह के लॉज बनाकर उनको राइट्स प्रोवाइड करना कि अगर वो एसेस करना चाहें, वो डिस्क्लोज करना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Potential for the transformational change can be undermined. Those with sophisticated knowledge may have the opportunity to exploit their advantages, whether to intentionally harm consumer or to surpass the market. Basically, देखो टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा ही होता है, जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है टेक्नोलॉजी की उसके पास हमेशा एक एडवांटेज होता है। लाइक इन वॉरफेयर जो एक हायर पोजीशन के ऊपर होता है, जो माउंटेन के टॉप के ऊपर होता है, पीक के पास होता है, उसके पास हमेशा एक नेचुरली एक एडवांटेज होता है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके पास ज़्यादा एक्सेस होता है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, उसके पास एक एडवांटेज हो सकता है। सो देयर कुड बी सम पोटेंशियल हार्म दैट पीपल ट्राई टू मिस यूज अदर्स, पीपल ट्राई टू एक्सप्लॉइट दी पीपल विद लेसर एडवांटेज एंड दे कैन सप्रेस द मार्केट। ठीक है, कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव एक्शंस भी कंसिडर किए जा सकते हैं। वाइडनिंग द एग्जिस्टिंग गैप्स, डिस्पाइट टॉक ऑफ द पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इफ नॉट डिजाइन केयरफुली, ब्लॉकचेन कैन लीड टू द फर्दर एक्सक्लूजन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल
पॉपुलेशंस। ब्लॉकचेन को इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि एक फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, हर एक तक एक फाइनेंशियल रीच हो, ठीक है। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आप लोअर लेवल तक भी, पहले आप टेक्नोलॉजी को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाओ लोअर ग्रेड के ऊपर, ठीक है, पुअर और मार्जिनलाइज तक, एंड देन आप यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आप वहाँ तक प्रॉपर डिलीवरी कर सकते हो जो भी आपको डिलीवर करना चाहे, मनी डिलीवर करना है, सर्विसेज डिलीवर करनी है, वट एवर इट इज़। बट कुछ गैप्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियली इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह के कुछ पोटेंशियल्स हैं जहाँ पर बहुत सारे गैप हैं अभी तक, जिनका कुछ एक्सप्लोटेशन हो सकता है। Talking about the social impact, the WEF believes that greater blockchain adoption will lead to opportunities to have a social impact on the world at large in 2020. Hence, it is necessary to provide a safe platform. Talking about कि everything is going technologically done, ठीक है, हर तरह की ट्रांजेक्शन हम लोग टेक्नोलॉजिकली करना चाह रहे हैं, डिजिटली करना चाह रहे हैं। देयर इज़ अ ग्रेव नीड दैट एवरी काइंड ऑफ सच प्लेटफॉर्म जहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शंस हो रही हैं वो बहुत सेफ़ है, ठीक है, वहाँ पर कोई काउंसिल है जो हमारी निगरानी के लिए है कि जस्ट इन केस देयर सम डिस्प्यूट अराइजेज वी हैव समथिंग दैट वी कैन रिड्रेस आवर ग्रीवेंसेज, एवरीथिंग कैन बी डन ईजिली। तो इसका एक सोशल इम्पैक्ट बहुत होगा। देयर कुड बी सम ट्रस्ट, देयर कुड बी सम सोशल सिक्योरिटी मेंटेन थ्रू दिस, इस तरह के राइट्स के साथ। स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एक्सप्लॉइटिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सच एज सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट विच ब्रॉट टुगेदर 45 central banks to explore the parameters of the successful deployment of a CBDC. And CBDC is वही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। These rights will help in alleviating the effects of frauds. तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जिस तरह से राइट आज की डेट में जिस तरह से वो एक्सप्लोर कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करते हुए कोई फ्रॉड भी कर सकता है, ठीक है। तो देयर हैज़ टू बी सम सर्टेन काउंसिल, ऐसी की रिक्वायरमेंट है कि उनके पास कुछ राइट्स हों, यूज़र के अपने कुछ राइट हों जिनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सिक्योरिटी इश्यूज़ विद आरोग्य सेतु ऐप 7.2। रिसेंटली कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ प्रिवेसी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स रेज किए थे आरोग्य सेतु ऐप को लेकर, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। आरोग्य सेतु ऐप आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी लोग कोविड-19 के रिगार्डिंग सबको अपने फ़ोन में अगर इंस्टॉल कर लेते तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। इट कैन गिव यू अलर्ट्स कि आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो कुछ सिम्टम्स हों या फिर जो कभी इन्फेक्शन हो रखा हो किसी को या फिर कोई एसिम्टोमेटिक हो। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल थी। यूनाइटेड नेशंस ने, WHO ने बहुत प्रेज़ किया था इस ऐप के कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर। तो कंसर्न क्या है इस ऐप के साथ? सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं कुछ। रिसेंटली कुछ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ने सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लेम किया था दैट इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, ठीक है, हु आर इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस अमंग अदर डेटा पॉइंट्स, इंक्लूडिंग वो भी लोग जो सेंसिटिव ऑफिस में जैसे कि PM और पार्लियामेंट। तो बहुत ईजी हो गया लोगों के लिए जानने वाला कि कौन कौन है इससे इन्फेक्टेड है, कौन कौन नहीं। तो सिक्योरिटी इशूज़ थे। Privacy policy of the app is silent as on what the security practice are being followed and what level of encryption is being used. प्रिवेसी पॉलिसी के अंदर कहीं पर बताया हुआ नहीं है कि आप किस तरह के सिक्योरिटी पैरामीटर्स को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किस टाइप की इंक्रिप्शन, किस लेवल की इंक्रिप्शन आप यूज़ करते जा रहे हो। तो हमको पता नहीं कि हमारा डेटा कितना लीक हो रहा है, कितना नहीं लीक हो रहा है। इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो प्रिवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है और इसको आप तभी डिप्राइव कर सकते हो व्हेन देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। सो आप किसी भी तरह के प्रिवेसी को मिसयूज़ नहीं कर सकते हो। सो देयर इज़ नो एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट इस तरह का जो ऑथराइज़ करता हो कि इस ऐप को आप मैंडेटरी आपको यूज़ करना ही करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी ये वायलेट कर रही है एक तरीके से। देन देयर इज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। दिस ऐप हैज़ अ क्लॉज जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को ही लिमिट कर देता है। इन केस अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है या फिर कोई मॉडिफिकेशन होती है इन्फॉर्मेशन जो भी यूज़र प्रोवाइड करते हैं तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी है ही नहीं उसके ऊपर, और है तो भी बहुत लिमिटेड है। इसका मतलब कि जब गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी ही नहीं है तो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यूज़र्स की वो लीक हो सकती है कभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल रही है हम तो लाइबल है नहीं इसके रिगार्डिंग। और जो एग्रीव्ड पर्सन होंगे, ठीक है ना, हैज़ ओनली रिकोर्स इन द फॉर्म ऑफ जुडिशरी। तो उनके पास एक ही माध्यम होगा कि वो जुडिशरी के पास जाएंगे। अब जुडिशरी के पास जाएंगे दैट मीन्स डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, लंबा रास्ता है वो तो बहुत। लीगली दिस इज़ अनजस्टिफाइड। दैट मीन्स बाय लिमिटिंग द गवर्नमेंट्स लाइबिलिटी, ठीक है, सरकार की जो लाइबिलिटी है उसको कम करने के बाद ये जो ऐप है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अगेंस्ट भी जाती है और जो प्रपोज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसके अगेंस्ट भी। प्रपोज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में मैं आप लोगों को ऊपर भी बताऊँगा यहाँ पर ख़त्म करने के बाद। जो रीजंस हैं कि जो ऐप सर्विस प्रोवाइडर है दिस वुड फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ एन इंटरमीडियरी एंड इज़ ऑब्लिगेटेड to ensure the security of the data collected and is liable for the loss of it under the intermediary guidelines। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं फिर आपको ये लाइन समझ में आ ही जाएगी। प्रपोज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 क्या है? इसको रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर
इसका मोटिव क्या है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा पर्सनल डेटा को लेकर इंडिविजुअल्स के, ठीक है। एक ऐसा फ्रेमवर्क सेटअप किया जाएगा जो कि पर्सनल डेटा को सबको प्रोसेस करेगा, ठीक है। फिर वहाँ पर एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे इसी पर्पज़ के लिए। फिर जो भी प्रोसेसिंग होती है पर्सनल डेटा की गवर्नमेंट और कंपनीज़ के द्वारा, उन सब की प्रोसेसिंग भी करेगा, उन सब की प्रोसेसिंग, उन सब की गवर्निंग भी ये बिल करेगा। इट प्रोवाइड द यूज़र विद सर्टेन राइट्स, हर एक यूज़र को कुछ राइट्स मिलेंगे उनके पर्सनल डेटा के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, सीकिंग करेक्शन दोबारा करवानी हो, कंप्लीशन हो, इरेजर हो, किसी डेटे का कुछ डेटा चेंज करवाना हो, ठीक है, ट्रांसफ़र कराना हो डेटा अलग फिड्यूशरीज़ के अंदर, रेस्ट्रिक्ट करवाना हो, कोई भी कंटिन्यू डिस्क्लोजर हो रहा हो उसको रेस्ट्रिक्ट करवाना हो पर्सनल डेटा के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी और द कंसेंट इज़ विदड्रॉन, तो यानी कि ये प्रपोज जो बिल है हमारा 2019 का, द मोमेंट ये हमारा बिल्कुल फाइनली एक्ट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तब ये इस पूरे के पूरे कंसर्न वगैरह को जस्टिफाई करने के लिए ठीक रहेगा। तो इतने सारे जो कंसर्न्स रेज किए गए थे उसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। Given the outbreak of the COVID-19 in the country, there is a need of social distancing and the contact tracing were the utmost priorities of the government. सरकार ने कहा कि देखो जिस तरीके से कोविड-19 फैल रहा है, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दें हम लोग, ठीक है। तो मेकिंग अ डिटेल्ड पॉलिसी, एक डिटेल्ड पॉलिसी बनाकर थिंकिंग थ्रू द न्यूएंसेस एंड द ट्रांसलेटिंग इंटेंशन टू पॉलिसी टेक्स टाइम विच वॉज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ द ऐप। बेसिकली अब वो चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन जब लॉन्च किया गया था ऐप को तब उस चीज़ के बारे में इतना आइडिया ही नहीं था। बाद में लेटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने नोटिफाई किया था कि जो आरोग्य सेतु का डेटा एक्सेस और नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल है, जो नोटिफाई किया था उन्होंने, इसके तहत नोटिफाई किया था आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस और नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 के अकॉर्डिंग। टॉकिंग अबाउट आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020, ये क्या है? इस प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज डेजिग्नेटेड एज द एजेंसी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, मीन्स दिस इज द नोडल एजेंसी। दिस विल इम्प्लीमेंट दिस प्रोटोकॉल एंड इट्स डेवलपर, इसका जो डेवलपर है वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये सारे के सारे अंडर इस प्रोटोकॉल के अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं, किस तरह से डेटा का कलेक्शन करेंगे, किस तरह से प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे रिस्पॉन्स डेटा को, जो सारा का सारा हमारी आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल एप्लीकेशन कलेक्ट करती है। Then talking about the collection and the processing of the response data. Any response data और जो भी पर्पज़ है फॉर विच जिसके लिए भी इसको कलेक्ट किया जा रहा है NIC के द्वारा, वो बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है प्रीवीसी पॉलिसी के अंदर, आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। NIC shall collect only such response as it necessary and the proportionate to formulate or implement appropriate health response. NIC सिर्फ उस डेटा को कलेक्ट करेगी जो हेल्थ रिस्पॉन्सेज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़फुल होगा, नेसेसरी होगा और प्रोपोर्शनेट भी होगा। NIC shall process any data collected it in a fair, NIC हर डेटा को कलेक्ट करेगी बहुत ही फेयर, ट्रांसपेरेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैटर के अंदर। फिर डेमोग्राफिक डेटा विल बी रिटेन्ड फॉर एज लॉन्ग ए प्रोटोकॉल रिमेन्स इन फेस, जब तक ये प्रोटोकॉल एक्टिव रहेगा, क्योंकि जब तक कोविड-19 का पूरा असर रहेगा, जब तक ये ऐप डेटा वगैरह कलेक्ट रहेगा, तब तक डेमोग्राफिक डेटा रिटेन किया जाएगा, ठीक है। और इफ़ इंडिविजुअल रिक्वेस्ट दैट इट विल बी डिलीटेड फॉर मैक्सिमम 30 days फॉर सच रिक्वेस्ट विच एवर अर्लियर, यानी कि अगर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट करता है कि वो डिलीट कर दिया जाना चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम 30 दिन के लिए होता, या फिर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो उसको पहले कर दिया जाएगा, अदरवाइज 30 दिन के अंदर तो डिलीट हो ही जाना है। शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्स डेटा, जो डेटा है उसको शेयर करेंगे बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ और थर्ड पार्टीज़ के साथ, जब तक वो हेल्थ पर्पज़ के लिए बहुत क्रिटिकल है। कोई भी एंटिटी जिसको जो होम रिस्पॉन्स डेटा हैज़ बीन रिकॉर्डेड शैल यूज़ द डेटा स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पज़ ऑफ विच इट इज़ शेयर्ड, यानी कि कोई भी थर्ड गवर्नमेंट एजेंसी होगी, थर्ड पार्टी होगी, जिनके साथ ही डेटा शेयर किया जाएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाएगा कि इस डेटा को बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस के अंदर, ठीक है। जो डेटा होगा उसको ऑर्डिनरी 180 days के बियॉन्ड रिटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब से एक्सेस किया गया था, और उसके बाद इसको परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। अब ये प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिस्पॉन्स डेटा होगा वो अवेलेबल होगा रिसर्च पर्पजेज़ के लिए, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये सब का सब प्रोवाइड कौन करेगा? NIC करेगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप को ओपन सोर्स बना दिया था, जिसका मतलब ये है कि डेवलपर्स जो हैं वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं इसका सोर्स कोड और उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं चेंजेस के लिए, ठीक है। जो प्रोसेस है सपोर्ट करने के ओपन सोर्स डेवलपमेंट को, इस सबको मैनेज करता है हमारा वही NIC। तो NIC इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल वन हेयर। कोई भी वॉयलेशन होती है इस तरह के डायरेक्शंस की तो उसके रिगार्डिंग पेनल्टीज़ हैं, और पेनल्टीज सारी की सारी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर ही आती हैं, और उसके अलावा कुछ बाकी भी लीगल प्रोविजंस है वो सब भी एप्लीकेबल हैं। एक एम्पावर्ड ग्रुप सेटअप होगा
वो इस पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को रिव्यू करता रहेगा 6 मंथ्स के पीरियड्स के बाद, जो भी डेट नोटिफाइड होगी तब से लेकर, या फिर अगर उससे पहले भी रिक्वायरमेंट होगी तो भी करता रहेगा। अब हम पहुंच जाते हैं वे फॉरवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड के अंदर हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, राइट। तो पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, गवर्नमेंट शुड कीप रिफाइनिंग बोथ द प्रोडक्ट एंड द पॉलिसी। जो आपने ऐप बनाई है और उसके रिगार्डिंग आपने जो भी पॉलिसीज़ बनाई है, इनकी रिफाइनिंग होते रहना चाहिए। टाइम के ऊपर इनके रिगार्डिंग जो आपने रूल्स बना रखे हैं ये सब चेक होते रहने चाहिए, ठीक है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि जो पैंडमिक है और प्रिवेसी है ये डेंजर पोज करते हैं इस तरह की एक ऐप को। और कुछ एग्जांपल बड़े अच्छे दिए हैं, जैसे उन्होंने साउथ कोरिया और सिंगापुर के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिन्होंने प्रिवेसी लॉज वगैरह को एनेक्ट किया था एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स के लिए डेवलपमेंट हुई थी जब। एग्जांपल दिया है कि साउथ कोरिया के अंदर एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट है जिसको पीपा बोलते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ये भी कभी प्रीलिम्स में आ चुका है पीपा के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स के ऊपर एक राइट होता है, राइट टू फ्रीडम, बाकी स्टेट डेटा ओनरशिप राइट्स के अकॉर्डिंग। तो ये एग्जांपल देना इस तरह से वे फॉरवर्ड के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है। आई थिंक आप लोगों को ये बात याद हो जाना चाहिए अब तक। 7.3 प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर जो सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन है वहाँ पर अनाउंस किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे कि सैटेलाइट्स का लॉन्च हो गया या फिर स्पेस बेस्ड सर्विसेज वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों के लिए। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ, रिलेटेड न्यूज़ देख लेता हूँ एक बार, और उसके बाद हम लोग आएंगे मोर ऑन न्यूज़ के ऊपर। रिलेटेड न्यूज़ ये है, रिसेंटली इसरो ने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ 17 टेक्नोलॉजीज़ और उन्होंने इनवाइट किया रिसर्चर्स को कि इनको लोकली डेवलप करें, स्पेशली लोअर कोस्ट के ऊपर गगनयान मिशन के लिए। इसके अंदर क्या कुछ होता है, फूड और मेडिसिन जो भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए रिक्वायर्ड होगी स्पेस के अंदर, ठीक है। स्पेस सूट हो गया, इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स हो गए, और एंटी रेडिएशन एंड थर्मल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग। तो इसके ऊपर 17 टेक्नोलॉजीज़ आइडेंटिफाई की गई है। तो ये 17 टेक्नोलॉजीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। फॉलोइंग अनाउंसमेंट्स और मेड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन के अंदर, पहली बात तो ये, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइडेड टू प्राइवेट कंपनीज। सैटेलाइट लॉन्च हो गया या फिर स्पेस बेस्ड सर्विसेज हो गया, उसके अंदर अभी तक तो सिर्फ इसरो था ना हमारे पास, जो कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग सेम लेवल प्लेइंग फील्ड प्राइवेट सेक्टर को भी दे देंगे इंडिया के अंदर। देखो यूनाइटेड स्टेट्स ने तो इस चीज़ को बहुत पहले ओपन कर दिया था। स्पेस एक्स हो गया, वहाँ पर अमेज़ॉन का भी एक ब्लू ओरिजिन करके है, फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, एक वर्जिन कंपनी का भी प्रोडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनको इक्वल फील्ड मिल जाता है स्पेस प्रोग्राम के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए। इंडिया ने भी वही उसी तरह का एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रेडिक्टेबल पॉलिसी और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मिलेगा प्राइवेट प्लेयर्स को, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेगी इसरो फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए और जो बाकी रेलेवेंट एसेट्स होते हैं ताकि उनकी कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। तो रिसेंटली इसरो ने अपनी जो फैसिलिटीज़ थी वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दी थी, जिसके अंदर हेल्पिंग अ कंसोर्टियम ऑफ कंपनीज टू बिल्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके लिए। देखो उनकी फैसिलिटी को यूज़ करना क्यों अलाउ किया, सिंपल सी बात है ना, अगर एक रॉकेट का लॉन्च पैड भी बनाना पड़ता है, अब लॉन्च पैड बनाने के अंदर बहुत समय लग जाता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पड़ती है, बहुत सालों की रिसर्च होती है, ये टेस्ट करो रिव्यू करो, टेस्ट करो रिव्यू करो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेट कंपनीज़ को ना डायरेक्ट इनकी जो ऑलरेडी हम लोगों ने इतनी फैसिलिटीज़ जो बना रखी हैंगी, अब लॉन्च पैड एक ऐसी चीज़ है ना, लॉन्च पैड का डेली यूज़ नहीं हो रहा होता है। जब पूरा सैटेलाइट बन जाता है ना उसके बाद वहाँ पर जाके वो सेटअप किया रहता है, लेकिन जहाँ पर सैटेलाइट बन रहा होता है वो टाइम कंज्यूमिंग फैसिलिटी होती है, वो ऑक्यूपाइड रहती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये वाली फैसिलिटी ऐसी है, इसको मल्टीपल जगह पर यूज़ किया जा सकता है, मल्टीपल सेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनका टाइम पैसा बच जाएगा, हमारी कंट्री के लिए वो उस टाइम और पैसे को टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में ज़्यादा लगा देंगे। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो हैं प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के, आउटर स्पेस ट्रैवल के, ये सारे के सारे भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किए जाएंगे। एक लिबरल मतलब क्या होता है, फ्री जियो स्पेशल डेटा पॉलिसी बनेगी जो रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोवाइड करेगी टेक एंटरप्रेन्योर्स को। प्राइवेट सेक्टर का स्पेस एक्टिविटीज़ में आने का बेनिफिट क्या होगा, अब ये क्वेश्चन बन सकता है मेरे हिसाब से कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और उनके लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। आगे चैलेंजेस भी होगा मेरे हिसाब से, शायद चैलेंजेस दिया नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस हाउ दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर बेनिफिशियल फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स। ये GS3 में आपका बन सकता है क्वेश्चन। तो पहला चीज़ है इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सैटेलाइट्स वी नीड टू लॉन्च, 18 से 20 सैटेलाइट्स हर साल,
कि हम लोगों की एक नीड है लॉन्च करने की। अब नीड के हिसाब से हम लोगों को उसी तरह की इनोवेशन और उसी तरह की सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती हैगी। तो जितना प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर एंटर करेगा हमको सपोर्ट मिल जाएगा उसके अंदर। जो एग्जिस्टिंग इसरो मैन पावर है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, और प्राइवेट सेक्टर जो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। गेटिंग लेटेस्ट इनोवेशन ट्रेंड्स, देखो कोलैबोरेट करना प्राइवेट प्लेयर के साथ बहुत वाइटल होता है हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इसके अंदर हमको कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिल जाती है, लेटेस्ट इनोवेशंस के ऊपर हमारी पहुंच बन जाती हैगी। फ्रीइंग अप रिसोर्सेज, एक लार्ज चंक जो है इसरो की मैन पावर का वो इन्वॉल्व हो रहा होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, लॉन्च व्हीकल्स वगैरह के लिए। तो बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है प्राइवेट सेक्टर्स का अगर इन सब चीज़ों के अंदर। तो इसरो का जो पूरे के पूरे साइंटिस्ट की जो टीम होती है वो अपना ज़्यादातर टाइम कोर रिसर्च के लिए और डीप स्पेस मिशंस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन टैक्स पेयर्स मनी, प्राइवेटाइजेशन एक्टिविटीज़ के कारण क्या होगा कि स्पेस सेक्टर को टाइम मिल पाएगा कि वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर सके प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। अब इसी के कारण जो गवर्नमेंट के फंड होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। खैर जॉब क्रिएशन की अगर बात करें तो नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे हाई स्किल्ड लेबर्स के मार्केट के अंदर प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए। सिक्योरिंग आवर स्पेस कैपेबिलिटीज़, अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना इनको डिफरेंट सैटेलाइट्स को और स्पेस क्राफ्ट वगैरह को, ताकि जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू रहे, अनअफेक्ट ना हो कि अगर कोई भी एडवर्सली मैनेजमेंट हो रहा है जिसके कारण 1 या 2 सैटेलाइट डिसेबल हो जाती हैं तो ये बहुत इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पेस वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। मीटिंग इंडिया सेंट्रिक नीड्स, जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी हेल्प की ज़रूरत है हमको रैपिडली चेंज होते हुए टेक्नोलॉजिकल सिनेरियोज को ध्यान में रखकर। तो प्राइवेट सेक्टर जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है डिजिटाइजेशन को उतना गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कर पाता है। तो इसी कारण जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा, जो भी हमारी इंडिया सेंट्रिक डिजिटाइजेशन की नीड होती है वो सारी की सारी फुलफिल होती रहेंगी। अच्छा, कंसर्न्स यहाँ दे रखे हैं, मैंने देखा नहीं था ना। कुछ कंसर्न्स भी हैं प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के साथ एसोसिएशन के साथ। सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स होते हैं जो कि क्रिटिकल और बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वो गलत हाथों में पड़ सकती है। तो एक हाईली रिस्की बिजनेस होता है जिसके अंदर नेगेटिव रिटर्न्स और फेलियर्स भी हो सकते हैं। बहुत ऐसी फ्यू कंपनीज़ हैं जिनके पास इतनी एपेटाइट मतलब उनकी इतनी भूख है कि अगर वो कोई फेलियर हो जाएगा तो उसको भी झेल पाएंगे वो, क्योंकि वो स्पेस में इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत ही हार्डली कुछ कम है। जो लेटेस्ट न्यूज़ मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो जो चेयरमैन थे के सिवान इसरो के, उन्होंने ये बताया था कि अभी तक कोई बड़ा फर्म नहीं आया है उनके पास इस तरह के पार्टिसिपेशन को लेकर। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स बहुत आए थे, स्टार्टअप्स वाले बहुत आए थे उनके पास। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, एक स्पेस कॉमर्स बॉडी बनाने की ज़रूरत है हमको सेपरेटली, ठीक है ना, जो कि इंडिपेंडेंट हो इसरो के साथ, इसरो से इंडिपेंडेंट हो। स्पेशली जो भी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर एक डेडिकेटेड रोड मैप होना चाहिए इसरो का कमर्शियल स्पेस के लिए। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना, उनके पास बहुत पोटेंशियल होता है लीप फ्रॉगिंग का प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग्स के लिए आउट ऑफ इंडिया, और एक स्केलेबल ग्लोबली स्केलेबल भी होते हैं ये, तो उनको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। इसरो प्रोवाइडिंग मेंटरशिप, तो ऐसा अलाउ किया जाए प्राइवेट सेक्टर को कि उनके पास अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की कमी हो तो जो ऑलरेडी जो इसरो ने बिल्टअप कर सकता है उसका लेवरेज, उसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं, लेकिन एक अप्रोप्रिएट मैनर के अंदर डेफिनेटली। इनेक्टमेंट ऑफ स्पेस लेजिस्लेशंस, तो रेगुलेटरी लीगल और जो प्रोसीजरल रजीम्स होते हैं ना ट्रांसपेरेंट टाइमलाइंस को लेकर, और टू हाउ टू परस्यू स्पेस एक्टिविटीज़ प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेशली, उसके लिए हैं जैसे कि ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज़ बिल 2017 ये प्रपोज़ किया गया था ताकि हम लोग प्रमोट करेंगे, रेगुलेट करेंगे स्पेस एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर। इसमें बात करते हैं कि पार्टिसिपेशन जो होगी प्राइवेट सेक्टर की एजेंसीज़ की स्पेस एक्टिविटीज़ में इंडिया में, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की गाइडेंस और ऑथराइजेशन के अंडर होगी। एस्टैब्लिशिंग द थिंक टैंक कॉन्स्टिट्यूटिंग डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स इन द स्पेस फील्ड। अब थिंक टैंक हर जगह होते हैं, अगर इंडिया की आप बात करते हैं पॉलिटिकल अप्रोच मिलिटिकल अप्रोच की बात करते हो वहाँ पर भी थिंक टैंक्स होते हैं। उसी तरीके से स्पेस प्रोग्राम के लिए हम लोगों के पास थिंक टैंक होने चाहिए जहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं स्पेस फील्ड के। इस एक्सपर्ट्स फील्ड के अंदर वो लोग भी हो सकते हैं जो रिटायर हो चुके हैं अपने काम से, उनको एक एडवाइजरी बोर्ड काउंसिल में भी सेटअप किया जा सकता है। यहाँ से हमको की इंसाइट मिलेंगे स्पेस प्रोग्राम मैनेजमेंट के, ठीक है, ड्यूअल यूज़ मिल सकता है टेक्नोलॉजीज़ का, जैसे कि स्पेस एक्स ने किया था, जो रॉकेट वो लोग स्पेस में भेजते हैं वो उसके बाद वेस्ट हो जाता है, तो उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि वो वापस से रीयूज़ किया जा सकता है। और बाकी इंटरनेशनल स्पेस लॉज वगैरह हो गए, स्पेस एग्रीमेंट्स वगैरह हो गए, इन सब के ऊपर भी काम करने को मिलेगा अगर इस तरह का थिंक टैंक होता है हमारे पास। तो
सेटिंग अप एक इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकअप्स, ताकि जो सिस्टमेटिक चेंज हैं उन सब क्रिएट करने के लिए, एक लीडिंग रिसर्च एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमको इंडस्ट्रीज़ का पूरी, मतलब इसरो हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, इन सबको एकेडमिक्स, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, उन सब के साथ लिंकअप करना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी तो हम लोगों को इसको फर्दर एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस डायरेक्शन में इसरो ने क्या स्टेप लिए हैं? इसरो ने सेटअप किया स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ की रेंजेस हैं जो कि स्पेशली इंडस्ट्री के यूज़ के लिए सेटअप किया गया है। 2018 के अंदर इंडिया ने साइन किया था एक कॉन्ट्रैक्ट 3 इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो 27 सैटेलाइट्स बनाएंगे 3 साल के अंदर। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 2019 में सेटअप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, ताकि ये जो इसरो और जो प्राइवेट सेक्टर है उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करेगा, और जो भी फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ इसरो टेक्नोलॉजीज़ टू इंडस्ट्री। इसरो के पास जो जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास सेटअप है उस सबको इंडस्ट्री के अंदर स्प्रेड करेगा, डिसमिनेट करेगा, इसके लिए था ये। 8th कल्चर 8.1 वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 1945 में एंड हुआ था, उसके बाद ही हमारे यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुई थी। जो वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था उसी की 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है यूएस ने, यूरोप ने और रशिया ने। तो इन्होंने क्यों सेलिब्रेट किया? देखो, पहली बात तो आप यहाँ नज़र देखो, ये अलाइड नेशंस थे। ग्रेट ब्रिटेन हो गया, उसके कॉमनवेल्थ नेशंस हो गए, फ्रांस, सोवियत यूनियन यानी कि आज के टाइम में जो रशिया है, और यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब आपस में अलाई करके फाइट कर रहे थे। किनके साथ? जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान ने एक ट्रिपार्टाइट एक्ट भी साइन किया था 1940 के अंदर। तो ये दोनों तीनों मिलकर इनके आप अगेंस्ट में फ़ाइट कर रहे थे। ये था हमारा वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 होने के बहुत सारे रीजंस भी थे, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली जो सेलिब्रेशन किया गया विक्ट्री डे का 75th सेलिब्रेशन हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग, यूएस ने मनाया है, यूरोप ने मनाया है, रशिया ने मनाया है। अब बाकी सब कंट्रीज़ के अंदर तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 8th मई को, लेकिन रशिया के अंदर ही 9th मई को सेलिब्रेट किया जाता है। सिंपल सा डिफरेंट है वो डेट लाइन के कारण, ठीक है। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबने ज्योग्राफी पढ़ ली होगी इतनी तो, और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को बेसिकली ये एक टॉपिक आया इसलिए क्योंकि 75th एनिवर्सरी थी। हमको इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है कि सबसे पहले तो कॉजेज़ ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, और नीचे हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट क्या हुआ था। देखो, इन 2 टॉपिक के ना अपने आप में पूरा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बताता हूँ। व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। एक बन सकता है व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड तीसरा बन सकता है व्हाट वर द कॉजेज़ एंड व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। अपने आप में बन सकते हैं। तो यहाँ पर ना इतना डिटेल में गिवन नहीं है, आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आपको मिलेगा, लेकिन जितना गिवन है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉजेज़ को देख लेते हैं, कारण क्या थे वर्ल्ड वॉर होने के। वर्सलिस ट्रीटी, जिसको बहुत ही ह्यूमिलेटिंग कंसिडर किया जाता था, उसी के कारण एक रेस्टलेसनेस क्रिएट हो गई थी जर्मनी के अंदर। अब जर्मनी किस में आता था? हमारे एक्सेस नेशंस के अंदर आता था। हिटलर कोई भी लगने लग गया था, ठीक है। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1919 तक, उसके बाद वर्ल्ड के अंदर पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए लीग ऑफ नेशंस फॉर्म किया गया था। लीग ऑफ नेशंस था क्या? जैसे आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस है ना, उसी का एक फॉर्म था लीग ऑफ नेशंस, लेकिन वो फेल हो गया था, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। और वर्ल्ड वॉर 2 उसके बाद दूसरा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए हम लोगों ने फिर उसको यूनाइटेड नेशंस बनाया। तो लीग ऑफ नेशंस अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर पाया था, ठीक है। एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाया था, इसी कारण वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की आप बात करें तो ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था अमेरिका के अंदर, जिसके कारण हिटलर का राइजिज्म होता है। फेसिस्ट पावर वो चीज़ें होती है जो कि एक इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाती है। जैसे आज की डेट में अगर आप बात करते हो तो रशिया के अंदर रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, 206 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। उसमें रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको 2 टर्म और एक्सटेंड कर दिए गए हैं 6-6 साल के। तो 2030 वाला टर्म भी मिल गया उनको, 2024 वाला टर्म भी मिल गया। लेकिन रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अंदर ये मेंशन है कि कोई भी प्रेसिडेंट जो होता है वो सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये फेसिस्ट पावर की बात होती है, यानी कि एक चेहरे को आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो। तो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, देखो ग्रेट डिप्रेशन अपने आप में भी एक पूरा का पूरा टॉपिक है मेंस का, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। हिटलर का रोल क्या था? हिटलर ने अटैक किया था पोलैंड को सभी फ्रंट्स की तरफ से, ठीक है ना। सिर्फ कैप्चर ही नहीं किया था उन्होंने पोलिश कॉरिडोर को, जैजिंग को, उन्होंने सारे के सारे फ्रंट से इनके ऊपर अटैक कर दिया था। इसलिए इसको एक इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर दिया गया था। अगर हम 1857 की बात करते हैं तो जो मंगल पांडे वाला जो केस आपको याद है, नहीं भी किसी को याद आ रहा था, किसी को मंगल पांडे वाली मूवी याद होगी, ठीक है। वो जो पोर्क कार्ट्रिज को यूज़ किया जाता वो एक इमीडिएट कॉज था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दैट वाज द ओनली कॉज। उसी तरीके से हिटलर के रोल के अंदर जब हिटलर ने पोलैंड को अटैक किया था, वो एक इमीडिएट कॉज हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। Hitler wanted to destroy Russia and use its territory as living space for Germans. For his propaganda, and his propaganda capitalized on anger among Germans who approved of Hitler's action. हिटलर का एक बहुत अच्छा उसने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा मोटिव सोच रखा था कि किसी तरह मैं रशिया को पूरे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और पूरे रशिया को, जो कि आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कंट्री है, इसको एक लिविंग स्पेस बनाएंगे जर्मन्स के लिए। ये इसका प्रोपेगेंडा था।
रोल ऑफ अपीजर्स, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट बाय यूके एंड फ्रांस, इसके कारण हिटलर का जो प्रेस्टीज था ना वो अपने ही घर के अंदर रेज होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, लेकिन ये सिर्फ एक रिमाइंडर की तरह, क्योंकि हमारा मेन फोकस है 75th एनिवर्सरी, लेकिन एक रिमाइंडर की तरह आपको पता चल गया है। अब देख लेते हैं कि जब कॉज के कारण जब पता हमारा वॉर हो ही रहा है तो उसके इम्पैक्ट क्या कुछ थे। इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 ऑन वर्ल्ड। पहला इम्पैक्ट था डिस्ट्रक्शन। तो देखो कोई भी वॉर होगा उसमें अंदर लाइफ और प्रॉपर्टी का तो लॉस होना ही होना होता है, ये बहुत जायज़ सी बात होती है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके अंदर अराउंड 40 मिलियन पीपल वर किल्ड, ठीक है, दैट इज़ लाइक टू मच ऑफ द पीपल, ठीक है ना, मतलब एक काइंड ऑफ इतने सारे सोल्जर्स हो रहे, नॉट जस्ट सोल्जर्स, सिविलियंस भी थे, क्योंकि आपको पता होगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी ड्रॉप किए गए थे हिरोशिमा के ऊपर, नागासाकी के अंदर, जिसके आज की डेट में भी उसके रिमेन्स हैं वहाँ पर। जो रेडियो एक्टिविटी उसके कारण फैली थी उसके रिजल्ट आज भी वहाँ पर हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, घर डिस्ट्रॉय हो गए थे, सिविलाइजेशन कुछ एरिया से पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लैंड जो था वो बिल्कुल ही ऐसे बैरन बन गया था कि उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ ग्रो भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक काइंड का एक मूवमेंट ऑफ द लाइफ वॉज कम्प्लीटली स्टॉप्ड, दैट्स वाई इट इज़ लाइक हॉलोकॉस्ट। यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश होता 1945 के अंदर वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए, इंडिविजुअल्स के राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए और पूरे वर्ल्ड की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए। उसी के साथ आता है हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर। इसको ड्राफ्ट किया गया था हॉलोकॉस्ट के ये भी जो भी सारी घटना हुई थी हमारे इसके बैकड्रॉप में, और वर्ल्ड वॉर 2 के कारण जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ था हमारा, इसने क्या किया था ना कि एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट सेट कर दिया था सभी पीपल्स के लिए और सभी नेशंस के लिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने। फिर वर्ल्ड के अंदर ना एक बैलेंस ऑफ पावर जो था ना उसमें एक शिफ्ट देखने को मिला था। जो यूरोपियन डोमिनियन वर्ल्ड था, यानी कि पहले के टाइम में जो ब्रिटेन था, जो पोर्चुगल थे और जो फ्रांस था, इनका एक डोमिनियन पहले दिखाई दिया करता था, जर्मनी का भी दिखाई दिया करता था, वो अब खत्म होता दिखाई दे रहा था। और जो पावर कहाँ शिफ्ट होती दिखाई दे रही थी, रशिया और यूएस के बीच में। उसी के बाद होता है कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग। कोल्ड वॉर के अंदर क्या होती है, दो ब्लॉक्स बन गए थे, एक साइड हो गया था पूरा का पूरा रशिया, एक साइड हो गया था पूरा का पूरा यस, ठीक है। बहुत सारी राइवलरी थी दोनों के बीच में, दोनों की दोनों सुपर पावर्स थी, ठीक है, और बहुत सारे पॉलिटिकल सबवर्जन देखने को मिले थे। प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि जैसे यूएस और रशिया वॉर कर रहे हैं, अब यूएस क्या करेगा कि जैसे मान लो रशिया का कोई अलाई है, मान लो रशिया का अलाई है यूक्रेन है, मान लो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो इंडिया मान लेते हैं, जैसे इंडिया और यूएस की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन इंडिया और यूएस की कोई रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। तो एज ए प्रॉक्सी वॉर यूएस क्या करेगा कि इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान करता रहेगा, ठीक है। जहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर रशिया ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यूएस क्या करेगा, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर आके या तो अपनी डोमिनेशन जमाने की कोशिश करेगा, या फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट खींच लेगा, उस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, या फिर यहाँ पर इंडिया में वेपन सप्लाई करवाएगा, ठीक है, यहाँ पे वॉर करवाएगा, रशिया की कुछ साइट्स हो, रशिया के इन्वेस्टमेंट हो, रशिया की एम्बेसी के ऊपर। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, यानी कि डायरेक्ट वॉर नहीं हो रहा होता है, अटैक वही हो रहा होता है, लेकिन एक हिडन वे के अंदर हो रहा होता है, एक सबवर्जन भी हो रहा होता है यहाँ पर। नॉन अलाइन मूवमेंट निकल के आती है। नॉन अलाइन मूवमेंट एक थर्ड वर्ल्ड कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर कुछ लोग तो थे वो बोल रहे कि हम लोग यूएसएसआर के पास चले जाएंगे, रशिया की साइड, कुछ लोग बोल रहे थे हम यूएस के पास जाएंगे, कुछ ऐसे भी थे बोले कि हम दोनों में से किसी पावर के साथ अलाइन नहीं होना चाहते हैं, हम लोग अपने अलग रहना चाहते हैं। इंडिया था नॉन अलाइन ट्रीटी का पार्ट, ठीक है। फिर होती है डीकोलोनाइजेशन के बाद, इसके कारण बहुत सारा नेशनलिज्म का राइज हुआ था कॉलोनीज के अंदर, स्पेशली एशिया में और अफ्रीका के अंदर, जिसमें बहुत सारे नेशन स्टेट्स बनने स्टार्ट हो गए थे 1950s के आसपास। वहीं से कहीं ना कहीं हमारा इंडिया भी निकल के आया था। 1949 के अंदर चाइना ने भी अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर कर दिया था। बहुत सारे नेशन इस तरह से निकल के आ रहे थे। तो यहाँ पर छोटा ही डिस्कशन है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये अपने आप में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ होगा, लेकिन मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोग पूरा इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का डिस्कशन करना था। नेक्स्ट हमारे पास है पुरंदर दास के बारे में। इस टॉपिक को मैं यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने जब चेक किया ना इसको इनसाइट के अंदर, वहाँ पर ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से था, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई देना चाहिए, है ना। मैंने एक दो चीज़ों का डिफरेंस है वो मैं आपको एडिशनली बता दूंगा साथ में, पर अभी मैं सोच रहा था भाई बोलते बोलते कि मैं क्यों ना वो वाली वीडियो आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा दूँ, बट मुझे लग रहा है कि चलो विजन को कंटिन्यू कर लेते हैं। इनसाइट का आप लोगों ने देख भी लिया होगा चैनल के ऊपर। कर्नाटका ने गवर्नमेंट ने एक फील्ड रिसर्च किया है केशवपुरम के अंदर, जो कि कर्नाटका में ही है। एक मिस्ट्री थी कि पुरंदर दास जी जो थे उनका बर्थ प्लेस है क्या। देखो ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, ठीक है, 1484 से लेके 1564 तक की बात। उस टाइम के सेंट थे, वो कवि थे, एक सिंगर भी थे, विजयनगर एम्पायर के बारे में, ठीक है। अभी तक ये बिलीव किया जाता था कि पुरंदर दास जी का जो जन्म हुआ था वो पुरंदरगढ़ में हुआ था, पुणे के पास महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन एक एक्सपर्ट कमेटी जिसको कर्नाटक की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, उनकी रिपोर्ट ने बोला कि ऐसे इनफ एविडेंस है हमारे पास कि केशवपुरा जो है वो उनकी बर्थ प्लेस है, और इसी के ऊपर उन्होंने बोला कि और फर्दर रिसर्च को भी रिकमेंड किया गया है, ठीक है। अब पुरंदर दास जी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पुरंदर दास जी जो थे ना वो व्यास तीर्थ के डिसाइपल थे, यानी कि शिष्य थे, और जो कि राजगुरु थे
विजयनगर एम्पायर के। उनके इनिशिएशन से पहले, अब इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक पथ के ऊपर स्टार्ट करवाता है, जर्नी स्टार्ट करवाता है, ठीक है ना, जब जो शिष्य होता है अपना कंप्लीट सरेंडर कर देता है अपने मास्टर को, उसको बोलते हैं कि तो गुरु जी ने उसको इनिशिएट किया है। एक्चुअल में इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि गुरु जो होता है वो अपने शिष्य के आज्ञा चक्र के ऊपर कुछ करता है, समथिंग एनर्जी। सो आई हैव नोन अबाउट दिस फैक्ट, लेकिन इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इनिशिएट कर देना। जैसे हिंदी में हमारा क्या होता है कि उपनयन होता है, ब्राह्मणों का उपनयन कह रहा होता है, तो उपनयन के अंदर क्या होता है, उसको इनिशिएट कर देते हैं, ब्रह्मा के पाथ के ऊपर इनिशिएशन हो जाता है। तो उनके इनिशिएशन से पहले, टू हिज इनिशिएशन टू हरिदास ट्रेडिशन, उन्होंने अपने आप को हरिदास ट्रेडिशन में इनिशिएट किया था। पुरंदर दास जो थे बहुत रिच मर्चेंट हुआ करते थे एक टाइम, और उनका नाम था श्रीनिवास नायक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब उन्होंने ये आध्यात्म का जीवन चुना, ठीक है, ब्रह्मत्व का जीवन चुना, तो उससे पहले वो एक मर्चेंट हुआ करते थे, एक व्यापारी हुआ करते थे, उनका नाम क्या था, श्रीनिवास नायका। उनको रिगार्ड किया गया एज पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक। कार्नेटिक म्यूज़िक के फादर किसको बोला गया है, पुरंदरदास को, ठीक है। उन्होंने पूरा का पूरा जो कार्नेटिक म्यूजिक का सिस्टम था ना, टीचिंग का, उसको पूरी का पूरी को सिस्टमाइज़ कर दिया था, ठीक है, जो कि आज तक भी चला जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। सिस्टमाइज़ करने का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, जैसे आप लोगों को पता कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर चाणक्य थे, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र के बारे में कहा था, पॉलिटिक्स के बारे में भी बात की थी उन्होंने, वॉर ट्रीटीज़ के बारे में भी बात की थी। वो सारी की सारी चीज़ें ना उस टाइम में चाणक्य ने सिस्टमाइज़ कर दी थी। जैसे हम लोग पतंजलि की बात करते हैं, पतंजलि इज़ द फादर ऑफ द योगा, लेकिन एक्चुअली में पतंजलि इज़ नॉट द फादर ऑफ द योगा, ठीक है। योगा तो बहुत पहले से भी हो रहा था। ही डिडेंट इन्वेंट एनीथिंग, ही सिस्टमाइज्ड एवरी सिंगल थिंग, दैट्स व्हाई ही इज़ नोन एज द पितामह ऑफ योगा। एग्जैक्टली सेम हुआ था पुरंदरदास जी के बारे में। इन्होंने कार्नेटिक म्यूज़िक को पूरे का पूरे को सिस्टमाइज़ कर दिया था, तो इनको पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक कह दिया गया था। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पर पुरंदरदास नाम है और कार्नेटिक म्यूज़िक के पितामह है, वहाँ पर पतंजलि हैं और योग के पितामह हैं, ठीक है। उन्होंने एक माया मल्लव गोला करके राग होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही म्यूज़िक खूबसूरत होता है, बेसिक स्केल के ऊपर गाया जाता है म्यूज़िक इंस्ट्रक्शन के तहत, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उनका जो पेन नेम था पुरंदर विट्ठल है। उन्होंने कुछ 4.7 लाख के आसपास डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे थे सिंपल कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर, जिनको कीर्तन कहा जाता है, जो कि बेसिकली बात करते थे लोकल इश्यूज़ के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में। आप लोग जहाँ के भी रहने वाले हो, जो भी इसको सुन रहे हैं, आप लोगों को सबको पता होगा कि आपके घरों के आसपास, घरों में भजन कीर्तन या फिर आपके किसी रिलेशन के अंदर कहीं ना कहीं हो रहा होता है। उन भजन कीर्तन के अंदर आप बैठ के सुनोगे ना, तो यही चीज़ें की जा रही होती हैं, लोकल इश्यूज़ के बारे में बात की जा रही थी, ट्रेडिशंस के बारे में बात की जा रही थी। इवन हमारे जो मैरिजेस वगैरह होती हैं उनके अंदर जो गीत गाए जा रहे होते हैं ना, बोलते लेडी संगीत हो रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग, उसमें और कुछ भी नहीं हो रहा होता, उसमें एग्जैक्टली यही हो रहा होता है, किसी ट्रेडिशन के बारे में बात की जा रही होती है या किसी लोकल इशू को एड्रेस किया जा रहा होता है। अब इनका ट्रेडिशन एक बार ये देख लेते हैं ज़रा। स्वामी हरिदास जो थे ना, वो टीचर थे हिंदुस्तान म्यूजिशियन के तानसेन के, ठीक है, और वो थे डिसाइपल पुरंदरदास के। यानी कि पूरा का पूरा सीक्वेंस ऊपर से देखो, ठीक है। सबसे ऊपर आते हैं व्यास तीर्थ। व्यास तीर्थ के शिष्य कौन थे, पुरंदरदास। पुरंदरदास के शिष्य कौन थे, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास के शिष्य कौन थे, तानसेन। 4 लोगों का पता चल गया आपको ट्रेडिशन, और ये बहुत ही अच्छा है। 8.3 में आता है हमारे पास जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है आपको बहुत बार मालूम होगा, आता रहता है। इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा मेंस के अंदर, ये प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो सपोज करते हैं कि बंगाली रसगुल्ला होता है, ठीक है, अब वो बंगाल की लोकेशन के हिसाब से पॉपुलर है ना, बंगाल के नाम से पॉपुलर है, ठीक है। जैसे संतरा जो होता है, एक नारंगी, एक संतरा जो होता है वो बेसिकली इधर का नागपुर का बहुत पॉपुलर होता है। हर एक लोकेशन के हिसाब से कोई ना कोई चीज़ पॉपुलर होती है, ज़रूरी नहीं है खाने की चीज़ हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई यूजेबल आइटम हो सकती है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोई डेकोरेटिव चीज़ भी हो सकती है कि, तो जिस जगह के लिए पॉपुलर होती है ना, उस जगह को उसका इंडिकेशन दे दिया जाता है कि देखो ये पर्टिकुलर आइटम इस जगह के लिए पॉपुलर है, तो उसी को जीआई टैग बोला जाता है, ठीक है। और ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हम दे सकते हैं। तो ये जो रेगुलेट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन 1999 एक्ट के तहत। इसको रेगुलेशन को टैग को देता कौन है, कंप्यूटर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स होते हैं, जो कि रजिस्ट्रार होते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशंस की। और ये किस एग्रीमेंट के अंदर आता है, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर आता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट आप लोगों ने WTO के बारे में पढ़ा होगा इकोनॉमी के अंदर, मैं पिछले 2 मंथ की जो मैगजीन्स है उनमें भी पढ़ा चुका था। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो सारी होती है जो आपके ब्रेन से निकल के आती है, माइंड से निकल के आती है, ठीक है। एनीथिंग विच हैज़ बीन एसोसिएटेड टू द इनोवेशन, टू द क्रिएटिविटी, टू द मैनिपुलेशन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स इनटू द सोसाइटी, इनटू द आइटम, इनटू द प्रोडक्ट, हर एक चीज़ को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला गया है। रिसेंटली भी कुछ आइटम्स को जीआई टैग दिया गया। देखो जीआई टैग के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, ठीक है, आप लोग खोल के देखोगे तो उसमें ही कुछ घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकता है ज़रूर। ये प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेंस का इसमें कंसेप्ट बहुत ही कम होता है।
कुछ टैग्स मिले हैं, क्या क्या मिले देखो। गोरखपुर में टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है आप लोगों को पता होगा, एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म टाइप की चीज़ होती है, ठीक है ना। एक फिगर्स बनाए जाते हैं, मिट्टी के कुछ टाइप के फिगर्स बनाए जाते हैं। चक हाओ, ये ब्लैक राइस होता है। कोविली पट्टी कड़लाई मिठाई होती है, एक मिठाई होती है, स्वीट होती है। और कश्मीरी सैफरन, सैफरन मतलब केसर होता है। सबसे पहले कश्मीरी सैफरन के बारे में जान लेते हैं। करेवाज हाईलैंड्स है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ इसको ग्रो करते हैं और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर, यानी कि 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर के ऊपर ग्रो किया जाता है। संस्कृत लिटरेचर के अंदर इसको बाकुम बोला जाता था, ठीक है। नाम आपको याद होना चाहिए संस्कृत लिटर के अंदर। अब ये ना सारे के सारे क्वेश्चन कश्मीर सैफरन को लेकर घुमा के आ सकते हैं एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन के अंदर, आपको कंफ्यूज कर देंगे, आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे, विच वन इज़ करेक्ट एंड विच वन इज़ इनकरेक्ट, तो ये वाला चेक करना पड़ेगा, ठीक है। संस्कृत में ये नाम है, ठीक है। करेवाज में होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 टाइप कौन सी होती हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्टिग्मा आपको पता ही होता होगा, ये नेचुरल डीप कलर होते हैं, अरोमा खुशबू बहुत तेज होती है, बिटर फ्लेवर होता है, थोड़ा सा कड़वा स्वाद होता है इनका। केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होती है। क्रॉसिन जो कलरिंग स्ट्रेंथ होती है वो उसमें हाई क्वालिटी के अंदर होती है। फ्लेवर जो होता है सफरनल होता है और पाइक्रोक्रॉसिन होता है, बिटरनेस के लिए होता है। 3 टाइप्स होती हैं, गुच्ची, लच्छा और मोंगरा सैफरन। ईरान जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरन का, केसर का, और इंडिया जो उसमें सेकंड नंबर पे आता है। आप लोगों ने कभी ना कभी पक्का पिया होगा, स्पेशली बीमार लोगों को भी बहुत पिलाया जाता है ये केसर। ये बहुत हेल्दी होता है एक्चुअली, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, जैसे बोलते हैं ना कि इसकी ऊष्मा बोली जाती है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इसका तार कितना है, मतलब ये एक लोकल लैंग्वेज का टर्म होता है कि इस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर, जैसे बोलते हैं ना खजूर मत खाओ, खजूर खाने से क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है आपकी बॉडी के अंदर। उसी तरीके से केसर भी वही चीज़ होती है, इसमें आपकी बॉडी में सडनली हीट बहुत बढ़ जाती है। तभी ये ऐसे एरिया में होता है जहाँ पर माउंटेनियस रीजन होता है, जहाँ पर आइस बहुत होती है, वहाँ के लोग इसको ईजिली कंज्यूम कर पाते हैं। लेकिन लोकल लोग भी कर सकते हैं, जहाँ पर नॉर्मल प्लेन्स होते हैं वहाँ पर भी कंज्यूम किया जाता है। कोविल पट्टी कड़लई मिठाई, ठीक है। ये एक कैंडी होती है, पीनट्स यानी कि मूंगफली की बनी होती है, ठीक है। इसमें ग्लिस्टरिंग सिरप डाला जाता है और इसके अंदर ग्रेटेड कोकोनट भी डालते हैं, डाइड पिंक ग्रीन और येलो कलर भी डालते हैं। अच्छा, आप लोगों को नाम सुना ही होगा, कुछ लोग उसको चिक्की बोलते हैं, कुछ लोग उसको गज्जक भी बोलते हैं। ये जो मिठाई ना कुछ वैसी सी ही है, ठीक है। टेस्ट वगैरह डिफरेंट होता है, कलरिंग डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप रिलेट कर पाओगे। कुछ ये वैसी सी होती है। सारे के सारे इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली जो जैगरी मतलब जो गुड़ होता है ना, वेल्लम बोलते हैं उसको, और ग्राउंड नट्स, अच्छा पीनट्स में गलत बोल गया था, सॉरी, ग्राउंड नट्स होती है मूंगफली, पीनट्स में गलत बोल गया था, आपको पता ही होगा। और जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं वो करते हैं हम लोग थमीराबरानी रिवर से, ठीक है, इसके प्रोडक्शन के लिए, जिसके कारण इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत इंक्रीज होता है। अब अपने आप में आप देख पा रहे हो ना, कितनी सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है, कितने सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दिया। अब यहाँ रिवर का नाम आ गया तो ये रिवर आने के बहुत चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। चक हाओ ब्लैक राइस होता है। अच्छा, नीचे और भी 2 टॉपिक थे, मैंने 4 ही काउंट किए थे, ठीक है, ये भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। चक हाओ ब्लैक राइस होते हैं मणिपुर के। राइस को लेकर मैं एक आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इंडिया के अंदर ना एक ज़माने के अंदर, ज़्यादा ज़माने की बात तो क्या करूँगा, शायद 40-50 साल के आसपास से पहले कुछ 1 लाख के आसपास वो टाइप्स रहा करते राइस के। लेकिन अभी हमारे पास इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 6000 के आसपास टाइप्स बच गए हैं, इतने ही कम टाइप के राइस बच गए हमारे पास। तो ये कुछ जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन वगैरह आए थे ना, उन सब के कारण ये नुकसान हुआ था हमारा थोड़ा सा। हर एक चीज़ के पॉजिटिव भी होते हैं, हर एक चीज़ के नेगेटिव भी होते हैं। तो उन रेवोल्यूशंस वगैरह के कारण हमारी जो राइस की जो ब्रीड्स थी जो वो बहुत काफ़ी कम हो गई थी। 1,10,000 हुआ करते पहले शायद, और वो 6000 के आसपास रह गए थे। सेंटेड ग्लूटेनस राइस होता है जो कि मणिपुर में कल्टीवेट किया जा रहा है, सेंचुरी से, सैकड़ों सालों से कल्टीवेट किया जा रहा है। अपनी स्पेशल अरोमा खुशबू के लिए बहुत पॉपुलर होता है मणिपुर के अंदर। चक हाओ को यूज़ करते हैं हम ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस के अंदर भी, यानी कि दवाइयाँ बनाने के काम भी आता है ये। और ये लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम होता है इसका राइस के अंदर। जनरली आप जो राइस कुक करोगे 10 से 5 मिनट में भी बन जाते हैं, 5 से 15-20 मिनट के अंदर भी बन जाते हैं, लेकिन इसको लगते हैं 40 से 45 मिनट, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबरस ब्रांड का लेयर होता है ना, और जो क्रूड फाइबर कंटेंट होता है वो बहुत हाई में होता है, यानी कि जो लेयरिंग होती है ऊपर की वो बहुत हाई होती है। तो हीट को उसके अंदर तक और सीम को उसके अंदर तक पियर्स होने में समय लगता है। गोरखपुर के टेराकोटा, गोरखपुर का आपको पता ही होगा, यूपी के अंदर है। टेराकोटा मतलब थोड़े वो कुछ पोटरी टाइप की थी, मिट्टी टाइप के बनाए जाते हैं, रेड कलर होता है उनका, ठीक है। फिर ये सैकड़ों सालों पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसको एनिमल फिगर बनाते हैं, घोड़े बनाएंगे, एलिफेंट्स बनाएंगे, कैमल, और उनके ऊपर ऑर्नामेंटेशन की जाती है, हैंड अप्लाइड, हाथों से किया जाता है। पूरा का पूरा काम जो होता है वो बेयर हैंड्स, हाथों से किया जाता है, और उसके अंदर फिर नेचुरल कलर लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो लंबे समय तक टिकते हैं। मोर देन 1000 वेराइटीज़ होती हैं टेराकोटा की, लोकल क्राफ्ट में बनाते हैं गोरखपुर के। अच्छा, गोरखपुर के बारे में एक सवाल मैं आपने पूछना चाहूँगा। गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के बारे में एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या स्पेसिफिक उस रेलवे स्टेशन के बारे में इंडिया में बहुत यूनिक है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बात है, वो आप मुझे बताइएगा, वो क्या है गोरखपुर के बारे में।
सोराई खोवर पेंटिंग ये ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट होती है। अब म्यूरल आर्ट का मतलब क्या होता है, फर्श पे बना सकते हो, दीवार पे बना सकते हो, ठीक है, उनको म्यूरल आर्ट्स बोलते हैं। इनको प्रैक्टिस करते हैं लोकल ट्राइबल वुमेन हज़ारीबाग एरिया में झारखंड के। ये लोकल हार्वेस्ट यानी कि जब आपके खेतों की कटाई वगैरह हो रखती है ना, और या फिर मैरिज के सीज़न आते हैं लोकल के लिए, उस टाइम पर जो भी नेचुरली अवेलेबल सॉइल होती है ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, उस टाइम पे इसको किया जाता है म्यूरल आर्ट को। तेलिया रुमाल है तेलंगाना का। ये एक इंट्रिकेट हैंडवर्क होता है कॉटन लूम का, जिसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस और मोटिव होते हैं। मोटिव मतलब वो जो डेकोरेटिव चीज़ें होती है ना, वो वाले टाइप की। 3 पर्टिकुलर कलर्स के अंदर होता है, रेड, ब्लैक और वाइट के अंदर कुछ कुछ चेक डिज़ाइन बनाया जाता है इनके साथ। तेलिया रुमाल टाइप का होता है। रुमाल इज़ नॉट एग्जैक्टली द रुमाल, जैसे असम का गमछा होता है ना टाइप का, कुछ कुछ आप वैसा अंदाज़ा लगा सकते हो। एथिक्स में 9.1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज आर्बिटर्स ऑफ ट्रुथ। आर्बिटर का मतलब क्या होता है? रिसेंटली हम लोग इनसाइट की डेली न्यूज़ में जो इटालियन मरीनर्स का केस सुन रहे थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। आर्बिट्रेटर ऑफ ट्रुथ का मतलब होता है कि somebody who is standing in between, who is not inclined to the right side or to the left side and who decides without any prejudice। यानी कि कोई ऐसा इंसान, आप एक कोर्ट के बारे में बात कर सकते हो, काइंड ऑफ कोर्ट, ठीक है, जो सच को दोनों में से किसी साइड का फेवर ना करते हुए बनाएगा, बिल्कुल अनबायस्ड होकर, ठीक है, सच्चाई के लिए बिल्कुल नेगेटिव बीच में, बिल्कुल नेगेटिव नहीं न्यूट्रल खड़ा होगा, ना इस साइड को फेवर करेगा ना उस साइड फेवर करेगा, जो सच है उसके ऊपर बात करेगा। तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्रुथ के आर्बिट्रेटर्स हैं? क्या वो सही बताएंगे कि क्या जो लोग वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं वो सही है, वो सच है, वो गलत है, वो क्या चीज़ें हैं? न्यूज़ में क्यों आया था? रिसेंटली ट्विटर का जो फैक्ट चेक है, उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को लेबल किया था ग्लोरीफाइंग वॉयलेंस, कि हिंसा को भड़काने वाले ट्वीट हैं डोनाल्ड ट्रंप के। हाउएवर लेकिन ट्रंप ने ट्विटर को बोला कि एन एडिटर विद अ व्यू पॉइंट, यानी कि कोई ऐसा एडिटर का मतलब क्या होता है? आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पब्लिकेशंस पढ़ते हो आप लोग, उसके अंदर कोई एडिटर होता है ना, उसको अपना व्यू पॉइंट रखता है। लेकिन दिस हैज़ प्रेसिपिटेटेड ए डिबेट ऑन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एट आर्बिटर्स ऑफ ट्रुथ। न्यूज़पेपर के अंदर क्या आ रहा होता है कि एक एडिटर होता है, वो अपना व्यू पॉइंट रख देता है, ठीक है, आप उस तरीके से पढ़ते हो, अपना ओपिनियन उस तरीके का बना लेते हो, या फिर आप उसके कुछ डिफरेंट ओपिनियन रखते हो, अपने व्यू पॉइंट रख लेते हो। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ही एक डिबेट स्टार्ट हो जाता है इसी बात की कि क्या सोशल मीडिया आर्बिटर्स ऑफ ट्रुथ हैं? ये आपको पता होगा, ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग चीज़ें बहुत जल्दी कर जाती है, स्पेशल डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही होगा कि उनके जो ट्वीट्स आते हैं उन चीज़ों को देखकर अब आप अपना ओपिनियन बनाइए कि क्या वो चीज़ें ग्लोरीफाई करती हैं वॉयलेंस को, या फिर वॉयलेंस को नहीं ग्लोरीफाई करती हैं। हर एक कंट्री के जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स होते हैं ना, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इनका खुद के एक लाइफ का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ट्विटर का ऐसा कहना है कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो ट्वीट्स होते हैं वो वॉयलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं, ऑफेंसिव होते हैं, भड़काऊ होते हैं। आर्बिटर ऑफ ट्रुथ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और डेफिनेशन की तरह देख लेते हैं। आर्बिटर का मतलब होता है इन एब्सोल्यूट सेंस में, एक वर्ड मींस अ पर्सन या फिर एक जिसके पास पावर होती है ये डिसाइड करने की किसी भी डिस्प्यूट या फिर किसी जजमेंट के ऊपर या फिर कोई डिसएग्रीमेंट के ऊपर। बाय एक्सटेंशन आर्बिटर ऑफ ट्रुथ का मतलब एक एंटिटी होती है जो डिसाइड करती है सच क्या है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई कन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स होते हैं, डिस्कोर्सेज होते हैं, लेकिन बट ट्रूथ इन इटसेल्फ इज़ नॉट ऑलवेज एब्सोल्यूट। वो ये कहना चाह रहे हैं सच जो होता है वो अपने आप में पूरा का पूरा सच नहीं होता है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ को लेके चल सकते हैं हम लोगों की नज़र में। अभी देखते हैं कि सन, ट्रूथ ये है कि सन जो है वो राइज कर रहा है ईस्ट साइड से और वेस्ट साइड में वेस्ट सेट कर रहा है, ये हमारी नज़र में एक ट्रूथ हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में ट्रूथ क्या है? सोलर सिस्टम की फॉर्म में ट्रूथ क्या है? अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है कि मैंने आपको एक यूनिवर्सल एग्जांपल दिया है, ये आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी एक एग्जांपल इसको लेके चल सकते हो। स्कूल के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं। स्कूल का जो टीचर होता है हमको डांट रहा होता है, फटकार रहा होता है, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, हमको लग रहा होता है कि ये बहुत ही एक प्रेशर डाला जा रहा है बच्चे के ऊपर, ठीक है, उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें उसका पैशन नहीं है, उसकी चॉइस नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या होती है? सच्चाई होती है कि वो इंसान अपनी ड्यूटी भी पे कर रहा होता है, उसको अपनी ड्यूटी करनी ज़रूरी भी है, प्लस में कहीं ना कहीं उनकी भी एक इंटेंशन होती है कि वो अपने आने वाले फ्यूचर को देखना चाहते हैं कि वो सब एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों। तो जो सच हमको दिख रहा होता है हमेशा वो सच सामने, वो रियल में कोई सच होता नहीं है। ट्रुथ हैज़ एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी अटैच टू इट, यानी कि डिपेंड करता है कि वो उसके पीछे क्या उसकी इंटेंशन थी, वो हमको हर बार पता नहीं चल पाती है। और वेरी करता है कंटेक्स्ट के साथ, सोसाइटी के साथ, वैल्यू सिस्टम के साथ। अब इंडिया का एक वैल्यू सिस्टम है,
ठीक है, हमारे यहाँ पर एल्डर्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, ये हमारे लिए ट्रूथ होता है। लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर में जाते हो तो वहाँ पर एल्डर्स को उसी नाम से बोला जाता है। हमारे यहाँ पर अगर आप 18-19 की उम्र तक आप मतलब कॉलेज पूरा होने के बाद अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो इसको एज ए फेलियर कंसिडर कर लिया जाता है। ये हमारे वैल्यू सिस्टम में बहुत पहले से रहा है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर के अंदर ऐसा नहीं होता। आफ्टर यू आर टर्न्ड 18 आपको खुला छोड़ दिया जाता है, आप जो चाहे करना चाहो कर सकते हो। नॉट एवरीवेयर बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो हर एक का एक कंटेक्स्ट होता है, हर एक सोसाइटी होती है जिसके बेस के ऊपर उनका जो ट्रूथ होता है वो डिफाइन किया जाता है। करंट एरा के अंदर जो पोस्ट ट्रूथ होता है, विच ट्रूथ इज कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू मैनिपुलेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन, अ नेचुरल नीड अराइजेज फॉर एन इम्पार्शियल, अकाउंटेबल एंड ओमनी प्रेजेंट आर्बिटर ऑफ ट्रूथ। आज के डेट में जो चल रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया इतना इवॉल्व होकर आ रहा है, हर एक इंसान के पास एक मौका होता है अपना ओपिनियन सामने रखने का, ठीक है। कोई भी जो स्पेशली जो लोग पावर में हो सकते हैं, जिनके पास IT बैंक्स चलते हैं, जिनके, ठीक है, IT सेक्टर पूरा का पूरा उनके कंट्रोल में होता है, वो लोग किसी भी चीज़ को कैसा भी मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जो US के इलेक्शंस हुए थे उसमें ये पता चला था कि जो रशिया था उसने कुछ इंटरफेयर किया था, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ इंटरफेरेंस भी हुआ था उसके अंदर, प्लस इंडिया के अंदर भी पता चला था, ठीक है। बहुत सारे इलेक्शंस के अंदर यहाँ के मैनिपुलेशंस हो रहे होते हैं, तो एक पावर बन जाती है। तो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक अकाउंटेबल, इम्पार्शियल यानी कि अनबायस्ड और एक ओमनी प्रेजेंट, जो हमेशा ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, ऐसा आर्बिटर ऑफ ट्रूथ होना चाहिए हमारे पास। तो क्या वो सोशल मीडिया है या नहीं है, ये हमें पता चलने का। ऐसे रीजंस क्या हैं जिसके कारण सोशल मीडिया इज़ अ डी फैक्टो अज्यूमिंग द रोल ऑफ आर्बिटर्स ऑफ यू। डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? डी फैक्टो का मतलब होता है कि वो उसको डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन उसको अज्यूम किया जा रहा है। डी फैक्टो का मतलब समझ पा रहे हैं ना, उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन हम सोचते हैं कि यार जो सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ ट्रेंड कर रही है ना तो सही ही होगी। जैसे आप, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिसेंटली वो चल रहा था कि UGC ने कुछ एग्जामिनेशन के बारे में बताया, इंस्ट्रक्शन दिया था एग्जामिनेशन पैंडेमिक के दौरान कैसे कंडक्ट किए जाएंगे। तो ट्विटर के ऊपर सडनली एक आउटरीच देखने को मिला कि स्टूडेंट्स लाइव मैटर करके हैशटैग ट्रेंड होना स्टार्ट हो गया था। तो ये एक, अब UGC की इस बात को क्या कंसिडर करेगी कि क्या सोशल मीडिया जो ट्विटर है वो हमको बच्चों की जो सच्चाई है हमारे सामने लेके रख रहा है क्या? अब उस हैशटैग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का ओपिनियन होंगे, लोग अपना ओपिनियन उसके फेवर में लिखेंगे, उसके अगेंस्ट में लिखेंगे, लेकिन उसी हैशटैग को यूज़ भी कर लेंगे। तो ये डिफेक्ट हो गया, इसको डिक्लेयर नहीं किया गया क्योंकि इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। हम बात करते हैं एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में, जैसे कि रीजंस की बात करते हैं ना कि क्या ये सोशल मीडिया जो ये एज्यूम कर रहे हैं अपने आप को, ये इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो एंगेजमेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर एंगेजमेंट हो रहा होता है, ठीक है। जिस तरीके की तरह पूरा का पूरा क्राउड चल रहा होता है ना, इसको मीडिया ट्रायल भी बोल सकते हो आप। मान लो जैसे कि वो हो रहा था हमारा जो लास्ट टाइम आंध्र प्रदेश के अंदर एक रेप केस हुआ था, उसके अंदर कुछ लोगों ने, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था उन लोगों का। अब उनको दोषी करारा नहीं गया था, ठीक है, उन लोगों को अभी तक प्रॉपरली कोर्ट ने दोषी नहीं करारा था, लेकिन उनका एक मीडिया ट्रायल चल रहा था। लोगों के अंदर एक आउटरीच था कि ये जो आप लोगों ने एनकाउंटर किया है बहुत सही किया है। तो इस तरीके से आप इनेबलर ऑफ गवर्नेंस भी हो जाते हो, यानी कि जो सोशल मीडिया होता है ना वो एक तरह की अपनी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करता है कि जिस तरफ कोई जोर होता है ना उस तरफ की तरफ सरकार को झुकना पड़ जाता है। बहुत लार्ज रीच होती है इंडिया के अंदर। अब ये अच्छा डेटा है, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, डेटा अच्छा है। तो इंडिया के अंदर 574 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं 2019 के मुताबिक। इसमें से 330 मिलियन जो है वो कुछ किसी न किसी सोशल मीडिया साइट के ऊपर है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 330 से इंक्रीज़ होकर 448 हो जाएगा 2023 तक। फिर एक और रीज़न होता है कि यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, हम करते हैं एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सोशल मीडिया का जब स्टार्टिंग में इन्वेंशन हुआ था तो एक मीडियम था कि लोगों से आपस में कनेक्ट करेंगे सोशल नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। ये अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी बेसिक में अपनी लाइफ को थोड़ा शेयर करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। बट नाउ इट हैज़ बिकम मोर ऑफ लाइक ए फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि अगर प्रेसिडेंट की या फिर प्राइम मिनिस्टर की कोई हमको अनाउंसमेंट सुननी होती है तो वी वेट फॉर देम टू पोस्ट समथिंग ऑन द ट्विटर, ठीक है। तो ट्विटर के तहत हमको पता चलता है। बहुत बारी जो होते हैं ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं अपने आप को किसी अनाउंसमेंट के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दे आर नाउ बीइंग यूज्ड ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। रेगुलेटिंग द मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया, अब मिसयूज़ को तो बहुत तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। देयर आर पीपल हु आर, जैसे एक ब्लू व्हेल करके कोई गेम भी चला था, इसका मिसयूज़ किया गया था। गेम आपने कंडक्ट कर दिया, यू आर गेटिंग पीपल एडिक्टेड टू दैम, और उसके कारण सुसाइड भी होने लग गए थे, ठीक है। फिर मनी बहुत मैटर करता है, माने फाइनेंशियल मैटर के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एड कैंपेनिंग बहुत होती है कि जितना आप पैसा लगाते हो आप उस तरह का एड प्ले कर सकते हो। ऑफेंसिव कंटेंट होता है, भड़काऊ कंटेंट बहुत सारे होते हैं, रेसिस्ट कमेंट्स आते हैं वहाँ पर, ठीक है। स्पेशली जब मॉब वायलेंस की हम बात करते हैं तो बहुत तरह के पर ये देखा गया है कि मॉब वायलेंस के जो कॉजेज़ थे वो बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर जो रूमर्स थे उनके कारण हुआ था। इलीगल कंटेंट भी होता है, ठीक है। सेक्स रिलेटिव अबॉर्शन की बात करें हम, रेडिकलाइजेशन का यूथ करना, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बिल्कुल इलीगल होती है पोस्ट करना सोशल मीडियाज़ के ऊपर। फेक न्यूज़ की तो हम बात करें तो क्या ही करते हैं। फेक न्यूज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो कुछ इंसान जैसे चेक फॉर स्पैम हो गया,
ठीक है, या फिर एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है जो वेरीफाई करती है सारे के सारे पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर, और जितने भी नंबर ऑफ़ मैसेज वो रिसीव करती है वो चेक करती है कि वो पिछले 10 साल से अब तक के 20% बढ़ चुके हैं। फेक न्यूज़ के बारे में आप सब जानते होंगे कि रिसेंटली लॉकडाउन के बारे में भी आया था, किसी ने एक फेक न्यूज़ एक पोस्टर बना के जी न्यूज़ का ये पोस्ट कर दिया था कि इंडिया के अंदर जो है लॉकडाउन जो दोबारा स्टार्ट होने वाला है। हालांकि हमारा लॉकडाउन जो था वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, लेकिन वो बहुत बड़ा एक रूमर बन गया था, लोगों के अंदर एक पैनिक दोबारा से स्टार्ट हो गया था कि अभी तो चीज़ें एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा। तो फेक न्यूज़ को हैंडल करने का भी एक रीज़न होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि क्या ये आर्बिटर ऑफ ट्रूथ है या नहीं है। आर्बिटर ऑफ ट्रूथ को लेकर हमारे कुछ लीगल फ्रेमवर्क है, उनको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। लीगल फ्रेमवर्क के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये भी प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक ज़्यादा है। एथिक्स में दे दिया, पर मुझे लगता नहीं कि इस टाइप का कंटेंट एथिक्स में आएगा, बट स्टिल आपको आइडिया होना चाहिए। सेक्शन 79 है IT एक्ट 2000 का, उसमें बोला गया है इंटरमीडिएट्स आर नॉट लाइबल फॉर द इलीगल थर्ड पार्टी कंटेंट एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू सेंसर द कंटेंट। ये IT एक्ट के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि कोई भी थर्ड पार्टी का कंटेंट है वो किसी भी तरह की इलीगलिटी के लिए लाइबल नहीं है, प्लस में आप कोई कंटेंट को सेंसर नहीं कर सकते हो। कुछ ऑफेंसिव कंटेंट के बारे में, लेकिन उसमें ना स्पेसिफिकेशन है, अगर आप और डिटेल में जाते हो तो, जैसे कि अगर किसी ने पोस्ट कर दिया तो ये नहीं कि आपकी चॉइस से आप उसको सेंसर कर दोगे, नहीं, देयर हैड टू बी सर्टेन रेगुलेशंस जिसके बेस के ऊपर आप उसको सेंसर कर सकते हो, नॉट एज एन आर्बिटर ऑफ ट्रूथ कि आपको लगा कि यार ये तो वायलेंस को ग्लोरीफाई करेगा, आप इसको सेंसर कर दोगे। उसमें ये जो पूरा का पूरा लॉ है ना, इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो हमको इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन हमको इतना पता होना चाहिए कि सेक्शन 79 जो IT एक्ट का है उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट है सेंसर कंटेंट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रेया सिंगल केस 2015 के अंदर एडवोकेट किया था कि जो भी लीगल लाइबिलिटी होती है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, अराइजेज ओनली व्हेन दे फेल टू एक्ट फॉर द स्पेसिफिक टेक डाउन नोटिस बाय एनी कोर्ट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। कोई भी लीगल लाइबिलिटी तो सोशल मीडिया की तब आती है जब उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ को टेक डाउन करो, नीचे इसको बंद करो, डिस्प्ले मत करो इसको, लेकिन फिर भी वो चीज़ अगर कॉन्टिन्यूसली डिस्प्ले हो रही होती है तब जा कर के ऐसा कुछ किया जाता है। ये श्रेया सिंगल केस के अंदर हुआ था। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एक्चुअल में इतना। यूज़र प्लेटफॉर्म रिलेशनशिप इज़ गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट गिव द प्लेटफॉर्म्स अ राइट टू चूज़ एंड पावर इन डिसाइडिंग व्हाट दे विल परमिट। यूज़र प्लेटफॉर्म रिलेशनशिप के बारे में समझ रहे हैं ना, यूज़र आप हो और प्लेटफॉर्म क्या है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इसकी रिलेशनशिप किस चीज़ से गवर्न की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। जिनके प्लेटफॉर्म को एक राइट मिलता है कि वो चूज़ करते हैं, उनके पावर होती है कि वो क्या परमिट करेंगे। वो आपको परमिट करते हैं फ़ोटोज़ पोस्ट करनी है नहीं करनी है, वो आपको परमिट करते हैं आप ऑडियो फाइल अपलोड कर सकते हो, वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इसी के तहत यूज़र और प्लेटफॉर्म की जो रिलेशनशिप होती है उसको गवर्न किया जाता है। रीजंस हम लोगों ने देख लिए थे, चैलेंजेस देख लेते हैं सोशल मीडिया के लिए। अगर सोशल मीडिया अपने आप को एज एन आर्बिटर ऑफ ट्रूथ एज्यूम करता है तो उसको चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। रिलेक्टेंस बाय सोशल मीडिया एंड टाइटल्स, मेजॉरिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर कमर्शियल एंटिटीज हु हैव वेरी लिटिल इकोनॉमिक इंसेंटिव इन बीइंग आर्बिटर्स ऑफ ट्रूथ। फॉर एग्जांपल, मार्क जुकरबर्ग हैज मेड एन स्टेटमेंट दैट सोशल मीडिया साइट शुड नॉट प्ले आर्बिटर्स ऑफ ट्रूथ। उन्होंने सिंपल सी बात कही है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, कमर्शियल एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, इनका इकोनॉमिक इंसेंटिव बहुत ही कम होता है कि वो आर्बिटर ऑफ ट्रूथ बने। और एग्जांपल में उन्होंने बता दिया कि फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया साइट्स को एज एन आर्बिटर्स ऑफ ट्रूथ नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने एक तरीके से ट्विटर को टारगेट करते हुए बात बोली थी। Perceived partisan censorship. Regulation by an extra-legal private entity poses a risk of perceived interest or ideology-based censorship of one line of thought or opinions. These entities are often subject to political pressures and which claiming to be a victim of some kind of basis. Very 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 important point. उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया किसी चीज़ को परमिट कर रहा है, किसी चीज़ को परमिट नहीं कर रहा है, इस बात की गारंटी क्या है कि वो किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बायस नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन उसकी है या नहीं है। क्या पता उसने सेंसर किसी चीज़ को इसलिए कर दिया है कि उसको कहीं से फंडिंग मिल रही होती है, क्योंकि वो तो कमर्शियल एंटिटी है ना। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि सेंसरशिप वो जो भी करना चाहते हैं एज एन आर्बिटर ऑफ ट्रूथ, उसके अंदर कोई ना कोई पॉलिटिकल बायस हो सकता है, कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल पक्का इंक्लूड हो सकता है, क्या पता कोई रिलीजियस एंगल इन्वॉल्व हो। एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, मान लो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, फिर व्हाट्सएप कर लेते हैं। मान लो व्हाट्सएप का जो ओनर है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करता है, लेकिन पूरी की सोसाइटी के अंदर उसके उस रिलीजन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ चल रहा है विच इज़ नॉट फेवरेबल। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि व्हाट्सएप का जो सोशल मीडिया का जो ओनर होगा वो उसी चीज़ को डिस्प्ले करेगा, वो अपने रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये एक चैलेंज होता है कि क्या ये जो सोशल मीडिया होते हैं, क्या ये एक परफेक्टली अनबायस्ड आर्बिटर ऑफ ट्रूथ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अब एब्सेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वेरी गुड। एक एनी आर्बिट्ररी एक्शन और रेगुलेशन विच इज़ नॉट अकाउंटेबल टू पीपल इनडायरेक्टली बिकम्स अथॉरिटेटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली ट्विटर सस्पेंड द अकाउंट ऑफ अमूल टेम्परेली फॉर प्रमोटिंग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ चाइनीज़। अब ये एग्जाम्पल तो आपने देख लिया है। अकाउंटेबिलिटी यही होगा ना, क्योंकि उनके पास अपनी मनमानी चल रही है,
आर्बिट्रेरी, मनमानी। आर्बिटर ऑफ ट्रूथ इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दे आर बीइंग वेरी अथॉरिटेटिव, क्योंकि उनके पास अपनी चॉइस होती है, वो जिसको चाहे ब्लॉक करना चाहे कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल्स के अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथनिंग हो नहीं पाई है इनके अंदर। गवर्नमेंट उनको अकाउंटेबल ठहरा नहीं सकती है, कोई कोर्ट उनको इस तरीके से अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता कि आपने इसका पर्टिकुलर का जो ट्वीट था या फिर आपने इसका पोस्ट था उसको डाउन क्यों किया। Empowering artificial intelligence over human wisdom. When something is said or posted on social media, the context is important. It becomes difficult to ensure that artificial intelligence takes into account the context along with the content. इसी के साथ ये पढ़ लेते हैं पहले। लार्ज वैल्यू ऑफ कंटेंट इज शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया ऑन रियल टाइम बेसिस विच मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्प्रैक्टिकल फॉर द एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग टू मेक एवरी डिसीजन। जैसे आप लोग अमेज़ॉन यूज़ करते होगे ना, अमेज़ॉन ने पहले क्या हुआ करता है, कस्टमर केयर को कॉल करोगे तो डायरेक्ट किसी को कॉल लगता था, देयर वाज सम ह्यूमन बीइंग जो उसको कॉल को रिसीव करता था। अब उन्होंने इसी चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल दिया, एक कंप्यूटर सिस्टम है जो आपके सारी की सारी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देने से क्या होता है कि कंटेक्स्ट नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इवन मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि मेरा एक प्रोडक्ट था, उसमें काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे, डिलीवरी मैन बाहर खड़ा था एंड आई हैड टू टॉक टू द कस्टमर केयर और उसमें कॉल नहीं लग रहा था। ठीक है, अब मैं उस कंप्यूटर से बात किए जा रहा हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है ना, मैंने उसको ये नहीं समझा पा रहा हूँ कि डिलीवरी मैन मेरे घर के सामने खड़ा है, कुछ इशू आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर, मुझे अभी इससे बात करनी है। वो अपना जो ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर जो फंसा हुआ है, तो वो ये कहना चाह रहा है कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेक्स्ट को समझ नहीं पाता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसको अकाउंट में कंसिडर कर ही नहीं पाता है। फिर बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर कंटेंट शेयर किया जाता था सोशल मीडिया के ऊपर। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि किसी भी एक डिसीजन को इस तरह से इतना इम्प्रैक्टिकल, इम्पार्शियल बनाना और अनबायस्ड रखना, क्योंकि कंटेक्स्ट की मीनिंग जो होता है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच ही नहीं रहा होता है। तो फिर भैया रीज़न हमने बता दिए, चैलेंजेस हमने बता दिए, तो अब क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन। जर्मन मॉडल को फॉलो करने की उन्होंने बात की है। जर्मन लॉ के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है कि प्लेटफॉर्म को कि ओवर 2 मिलियन यूजर्स इन जर्मनी टू रिसीव यूजर कंप्लेंट्स एंड टेक डाउन मैनिफेस्टली इलीगल कंटेंट। कोई भी ऐसा यूज़र वो होता है, सोशल मीडिया अकाउंट होता है जिसके अंदर 2 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स होते हैं जर्मनी के अंदर, उनको कंप्लेंट्स वगैरह और जो भी इलीगल कंटेंट होता है उनको नीचे लाने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। गवर्नमेंट जर्मन का लॉ ऐसा बोलता है। लॉ फाइन्स कंपनीज नॉट फॉर फेलिंग टू रिमूव द कंटेंट बट नॉट फॉर हैविंग रोबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मैं कई बार बता चुका हूँ। ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत, रिड्रेसल मतलब है निवारण। उनके पास कोई शिकायत निवारण करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, इस बात को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई कंटेंट के बारे में बताया गया कि ये इलीगल कंटेंट है, इसको टेक डाउन करो, आपने नहीं किया तो आपके ऊपर फाइन लगता है। ये जर्मन का एक मॉडल होता है। नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी। कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल ये दिखाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो बहुत सारा कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं पब्लिक ओपिनियन के ऊपर, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पर। तो हमको एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी चाहिए जो ऊपर से इस बात को देखते रहे कि सारे के सारे सोशल मीडिया जो हैं वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक हार्मनी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, आइडियोलॉजी या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में उस तरफ को इंक्लाइन कर रहे हैं। अडॉप्टिंग डिजिटल सोशलिज्म, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इट इज़ अ कॉमन्स बेस्ड सॉल्यूशन एम्बॉडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ विजडम, डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरेशन टू ट्रांसफॉर्म सोशल मीडिया फ्रॉम अ प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्राइज इनटू अ ग्लोबल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एग्जाम्पल, Mastodon, which is a blockchain technology based on social media platform and involves wider choice for servers or policies to choose from. सोशल डिजिटल सोशलिज्म का मतलब होता है कि आप खुद गवर्नेंस कीजिए, आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन से कंटेंट को आपको शेयर करना है, कौन से कंटेंट को आपको लाइक करना है, किस कंटेंट के ऊपर को क्या कमेंट करना है। ठीक है, जैसे कि आत्मनिर्भर भी कह सकते हो आप इसको। सेल्फ विजडम होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज कीजिए, किसी एक को पावर मत दीजिए कि वो पूरे के पूरे ट्विटर के ट्रेंड को मॉडिफाई कर दे। सब डिसेंट्रलाइज रहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सारी की सारी पावर एक के पास आ जाती है। ठीक है, आप जैसे ट्विटर को अगर आप लोग फॉलो करते हैं रेगुलर, तो कुछ एक आपको मिल जाएंगे, कुछ चंद लोग। एक ग्रुप होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा होगा, एक ग्रुप होता है जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा होता है। लोग अंधाधुन उनको फॉलो करते हैं। उनको नहीं पता कि मैं अगर बीजेपी का हूँ लेकिन मेरे ऊपर वाले गलत लिख रहे हैं, उसको नहीं पता कि मेरे ऊपर वाले कांग्रेस के हूँ गलत लिख रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। आप डिसाइड कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको भी उतनी ही पावर होती है। ठीक है, information cells have been created by platforms like coronavirus information center by Facebook. This mechanism can be emulated for other areas of information as well, leading to a creation of more authentic sources of information. Information cells create करो। ठीक है, कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर जैसे फेसबुक ने सेटअप किया था, इवन ट्विटर ने भी कुछ किया था जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, लेकिन वो ट्विटर की तरफ से नहीं था, बाकी हर एक प्लेटफॉर्म ने अपनी अपनी साइड से किया हुआ है। तो इस तरह से कि कुछ एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन निकल के, इवन व्हाट्सएप ने कर दिया था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बॉट सेटअप कर दिया था कोरोना वायरस को लेकर, जहाँ से आप कोरोना वायरस के रिगार्डिंग कोई भी ऑथेंटिक नंबर लेना, ऑथेंटिक डिटेल्स लेनी, वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ें क्या करेंगे कि हमको बचाएंगे कि कोई हमको गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है।
After considering the two extremes, taking no action at all and on one hand and full regulation on another, we could settle for Aristotelian golden mean, providing a desirable middle path. एक तो होता है कि कोई एक्शन ले नहीं रहा, आप सोशल मीडिया अपनी मर्जी से चले जा रहे हैं, जो उनको करना है वो करे जा रहे हैं। एक होता है फुल रेगुलेशन कर दिया, सारा का सारा उनके ऊपर रेड टेपिज्म कर दिया, कुछ भी वो करना चाहेंगे उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। दोनों ही गलत हैं, हमको एक मिडल पाथ चूज़ करना चाहिए। तो इन्होंने इसको एग्जांपल दिया है एरिस्टोटेलियन गोल्डन मीन, जिसमें कि हम लोग एक मिडल पाथ को चूज़ करेंगे। कुछ चीज़ों के ऊपर रेगुलेशन होनी चाहिए, कुछ चीज़ों की परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें वो अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, उनको इतना राइट भी होना चाहिए। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है प्रीलिम्स की, विजन की, आप लोगों की इच्छा है आप देखना चाहे देख लीजिए। ये जो न्यूज़ एंड इन शॉर्ट है ना, ये मैंने आपको बता रखा है, ये सब मैं एक सीरीज़ निकालूंगा एक साथ। प्रीलिम्स से 2 महीना पहले पूरी की पूरी सीरीज़ आएगी, जनवरी 2020 से लेकर लास्ट तक सब कवर हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर।